की जो शेप है या उसको डिजाइन देना चाहते हैं वो तभी आप लोग दे सकते हैं, जब उसको एक अच्छी कंडीशन में आप लेके आए, अरेंज कर लें, तब आप जाके जो है ना उसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर लें, तब जाके डाटा जो है वो यूजफुल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा जो है वो हम लोग देख सकते हैं। हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉनिटर, स्कैनर, इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपको डिटेल में बताई जाएंगी। दैट डाटा हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू द यूजफुल फॉर्म इज नॉन एज आउटपुट। जो हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू नजर आता है वो डाटा जो यूजफुल फॉर्म में होता है, हम देख सकते हैं अपनी डिजायरेबल प्रोडक्ट्स के मुताबिक, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स, जो भी आप देखना चाहते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कन्वे करता है एक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पीपल टू अनदर। ठीक है, या एक से ज्यादा पीपल्स को अगर आपने इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है, तो वो जो है आप लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देनी है। ये जो है आउटपुट डिवाइसेस की रिकमेंडेड डेफिनेशन है। और आउटपुट डिवाइसेस को हम यूं भी बोल सकते हैं कि एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डिस्प्ले करती है, यानी कि दिखाती है, आपको शो करती है जो भी इंफॉर्मेशन होती है। एक यूजर होता है प्रेजेंट करने वाला, और बाकी जो है उसको देख रहे होते हैं या उससे समझ रहे होते हैं। जैसे अभी आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है, एक प्रेजेंटर ने शो की है स्क्रीन, और बाकी पीपल्स के साथ जो डाटा जो है वो शो हो रहा है, वो थ्रू आउटपुट डिवाइसेस हो रहा है। आउटपुट डिवाइसेस जो है वो सबसे ज्यादा उसका फायदा हमें ये होता है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद वन एंड अदर पीपल। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इससे हमारी इंप्रूव हो सकती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस होती इसलिए हैं कि हम लोग उनसे कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह से एक यूजर जो है वो अपना जो भी डाटा है अगर किसी के साथ शेयर करना चाहता है, दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, तो वो थ्रू हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है। लेकिन हार्ड कॉपी जो आपके पास है वो आप जैसे कि आपकी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास आपकी जो प्रिंट आउट आप लेते हैं, ये हार्ड कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी को वो है जो अभी आपके सामने शेयर हो रही है, जैसे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाती है, पीडीएफ में जो है आपको शेयर कर दी जाती है, वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। अब हमारे पास एग्जांपल्स में है कि आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन्स। अब हमारे पास टाइप्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। बता दिया मैंने आपको कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, एक ऐसी कॉपी जो अनप्रिंटेड फॉर्म में डिजिटल डॉक्यूमेंट की सूरत हाल में आपके पास मौजूद होती है, और आप उसको उसमें अपनी डिजायर के मुताबिक उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें उसका कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें उसका फॉन्ट साइज, डिजाइन, कलर्स, उसकी राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं थ्रू प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि आप इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में या अपने लैपटॉप में। ठीक है, अब वो प्रोग्राम जो कि डेटाबेसिस प्रोग्राम्स होते हैं या प्रेजेंटेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर की पे डिपेंड कर रही होती हैं, और सॉफ्ट एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जो है आपके पास मौजूद होती हैं, वो दैट आर नोन एज सॉफ्ट कॉपीज। ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज जो हैं वो हमें दिखाई जाती हैं थ्रू द डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि मॉनिटर के थ्रू। डिस्प्ले स्क्रीन इज आल्सो नोन एज मॉनिटर स्क्रीन। हार्ड कॉपी क्या है? जैसे आपके पास पेपर है या कुछ मटेरियल जिसको आप टच करके जो है रीड आउट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी का ये है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपका फोन हैंग हो जाता है, तो वो डाटा जो है वो सारा डिलीट हो जाता है। हार्ड कॉपी का ये फायदा है कि आप इसको जब तक चाहें तब तक संभाल के रख सकते हैं, परमानेंटली होता है। ठीक है, उसको आप जो है रख सकते हैं संभाल कर, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहें, शेयर करना चाहें, उसकी पिक्स बना के भेजना चाहें, वो भी होंगी तो सॉफ्ट कॉपी में। बट आपके पास हार्ड कॉपी का ये फायदा है कि आप हार्ड कॉपी को प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस में है डिस्प्ले डिवाइसेस, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, और उसके अलावा कुछ और अदर डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर। ठीक है, देन हमारे पास है प्रिंटिंग डिवाइसेस, स्पीकर और अदर डिवाइसेस। अब हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस में है टेलीविजन, CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटर का नाम है ये एक। डिस्प्ले डिवाइसेस वो होती हैं जो आपको डिस्प्ले करा रही होती हैं कुछ, जैसे कि कुछ शो हो रहा है आप देख रहे हैं। ठीक है, आपकी एलईडी भी उसी में आ जाती है आपकी। ठीक है, उसके अलावा आपका CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो होता है वो भी उसमें आ जाता है। ये दोनों टाइप्स हैं। एलईडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि एलईडी नॉन एज उसका, या फिर एब्रीवेटेड एज, तो उसका एब्रीवेशन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास CRT के बाद मॉनिटर है, एलईडी टेक्नोलॉजी है, और उसमें दो हमारे पास एलईडी की टाइप्स हैं, ग्लास प्लाज्मा और फ्लैट
पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, बिल्कुल जो एलईडी आपके पास बिल्कुल फ्लैट होती है, उसके बैक पे बिल्कुल भी जैसे कि कोई चीज ऐड नहीं हो सकती या कुछ भी हम लोग ऐड करना चाहें, उसकी वायरलेस होती है, ठीक है। वो जैसे आपके पास गैस प्लाज्मा में ये होता है कि एक ऐसा मॉनिटर होता है जिसके ऊपर गैस की शीट, गैस प्लाज्मा की शीट होती है, जो आई साइट के लिए अच्छी होती है, मतलब आपकी उससे आई साइट वीक नहीं होती है, ठीक है। जैसे उन्होंने अभी आपको डिटेल बताई है, आगे भी गैस प्लाज्मा की भी वो बताएंगे कि टेलीविजन में क्या है कि टेलीविजन विद स्क्रीन फ्रॉम द रिसीविंग टेलीविजन सिग्नल्स, यानी कि वो आपके सैटेलाइट जो भी कनेक्टेड है उसके थ्रू जो है वो आपको सिग्नल्स देती है, वो आपके पास टेलीविजन स्क्रीन होती है। CRT is known as cathode ray tube monitor। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो है बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब मॉनिटर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गन्स लगी होती हैं और उसके थ्रू जो है वो आप तक डाटा जो है वो शो करा होता है। अब इसमें ये है, इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से कोड किया होता है। अ कोटिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, जो यूज किया जाता है इमेजेस को फॉर्म करने में, कि उसमें से लाइट जो इमिट हो रही है वो हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे आ जाए ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। CRT इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉनिटर, ठीक है। देन हमारे पास है मॉनिटर, जैसे कि आपके पास तस्वीर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट एलईडी नहीं है, इसकी जो स्क्रीन है वो फ्लैट नहीं है, इसके बैक पे भी सारा जो भी इसके अंदर ऐड हुआ है, जो इसका मदरबोर्ड या जो भी मदरबोर्ड इज इन सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसके साथ जो भी इसके अंदर मटेरियल है, योर सपोर्टिंग मटेरियल फॉर योर मॉनिटर, ठीक है, तो वो आपके पास मॉनिटर में होता है। ये सबसे पहले मॉनिटर था जिसकी जो एलईडी है या स्क्रीन है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं थी, हमारे पास उसके बैक पे भी वजन था, ठीक है। द मॉनिटर इज विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, आपके पास एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइस है जिसके जरिए आप टेक्स्ट को देख सकते हैं, आप ग्राफिक्स को देख सकते हैं, आप वीडियोस, ड्रामास जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। हमारे पास दो काइंड्स के मॉनिटर होते हैं, एक है फ्लैट पैनल एलईडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और दूसरा हमारे पास है ओल्डर यानी कि जो सबसे पहले था CRT कैथोड रे ट्यूब मॉडल जो था। मैंने आपको बताया जो CRT है वो सबसे पहला मॉडल था हमारे पास। एलईडी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। एलईडी टेक्नोलॉजी है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो कि यूज की जाती है योर नोटबुक कंप्यूटर, स्मॉलर कंप्यूटर, जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी यानी कि उसके अलावा उसको हम लोग एलईडी इस वजह से भी बोलते हैं कि वो लाइट को इमिट कर रहा होता है, ठीक है। आपके पास आईफोन्स और नोटबुक कंप्यूटर्स, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज भी हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि एलईडी अलाउज डिस्प्ले टू बी थिनर देन अ कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी। एलईडी जो है उसकी फ्लैट पैनल होता है, फ्लैट जो उसकी मॉनिटर होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। अब हमारे पास है कि थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि TFT एलईडी, एक एलईडी की टाइप है जो हमारे पास थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है हमारे पास पहुंचती है, या हम उसकी मदद से उसके ऊपर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उस पर जो भी डिस्प्ले होता है वो हम देख सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है, सबसे ज्यादा इसका फायदा हमें ये है इस एलईडी का, क्योंकि बिकॉज उसके नाम से श्योर हो रहा है कि वो थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, यानी कि एक तो वो उसका स्क्रीन जो है वो फ्लैट पैनल है, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड, जैसे आपके पास एक बारीक सी स्क्रीन होती है बिल्कुल वैसे होती है, और उसके अलावा एक लेस स्पेस घेरती है ये, ठीक है। और उसके अलावा इसकी इतनी ज्यादा पावर नहीं है, इससे आई साइड पे इफेक्ट नहीं होता है। इसके ऊपर प्लाज्मा गैस ट्यूब की जो स्क्रीन की जो शीट है वो लगी होती है, और इसकी जो है पावर भी बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि आप यूं समझ लें कि एक जदीद टेक्नोलॉजी की बनी हुई हमारे पास एलईडी है, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा फायदा ये है कि उसकी जो स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा फ्लैट होती है, उसमें जो लाइट का सोर्स है यानी कि जो पिक्सल है, कलर पिक्सल्स, यानी कि वो जैसे उसमें CRT में बताया कि रेड, ब्लू या ग्रीन जो उसमें से कलर्स की इमिटेशंस होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, यानी कि हमारे पास जो आईज की प्रोटेक्शन के लिए जो उन्होंने स्क्रीन अटैच की है उसमें, वो हमारे पास उसका बहुत ज्यादा फायदा है। उसके अलावा ना तो वो जगह घेरती है और ना ही उसका कोई खास वजन है, और वो बहुत ज्यादा लो जो उसकी क्वालिटी है वो जो है पावर जो है वो उस पर आराम से इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल कर लेती है। इलेक्ट्रिसिटी कम भी हो तो भी वो आराम से चल जाती है, यानी कि उस पर इतने ज्यादा वोल्टेज जो हमारे है ना वो इतने ज्यादा खर्च नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि इतना बिजली का बिल नहीं आता, सादा अल्फाज में यूं समझाऊं तो, ठीक है। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले में ये है कि टाइप ऑफ अ थिन डिस्प्ले स्क्रीन, एक ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन है हमारे पास जो कि बहुत बारीक सी होती है। इसको आल्सो नॉन एज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो कि यूज किया जाता है इसको पोर्टेबल कंप्यूटर्स के, ये सब कुछ ओल्डर कंप्यूटर्स भी थे जिनके जब इसको यूज किया जाता था। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो सैंडविचिंग नियॉन गैस को बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान एक हमारे पास नियॉन गैस है जो उस
गैस पे वर्क कर रहा होता है उसका डिस्प्ले, ठीक है। ईच प्लेट इज कोटेड विद अ कंडक्टिव प्रिंट। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या फर्क है, आप में से अगर कोई बताना चाहता है देन मोस्ट वेलकम। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या फर्क होता है? ईच प्लेट इज कोटेड विद अ कंडक्टर कंडक्टिव प्रिंट, ठीक है। अब हमारे पास है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या होते हैं? एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द फिजिकल मीडियम सच एज अ पेपर और ट्रांसपेरेंसी फिल्म, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जहां हम अपने पास प्रिंट आउट ले सकते हैं, कलरफुल प्रिंट ले सकते हैं, सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ले सकते हैं, आप पिक्चर्स को जो है डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। तो वो हम प्रिंटर्स के थ्रू करते हैं, या फिर हम लोग स्कैनर्स को भी यूज कर रहे होते हैं। हार्ड कॉपी हमारे पास प्रिंट आउट के फॉर्म में होती है, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास डिस्प्ले या मॉनिटर के अंदर सेव होती है डॉक्यूमेंट की फाइल में, या पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये जो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, मतलब जैसे आप लोगों की फोन की स्क्रीन होती है, अगर आप उसको लॉक कर दें तो वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में मूव नहीं करती है, लॉक्ड रहती है, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो जैसे कि आपका फोन आप ऐसे करके मूव कर लें, थोड़ा सा घुमा लें, तो वो स्क्रीन जो है वो उसकी मूव होती रहे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट लैंडस्केप की फॉर्म में। तो बात अगर ऐसा होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर आपने प्रिंट लेना हो, या तो वो लिखते हैं A4 में, कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, कि A4 साइज में आपने इसका प्रिंट लेना है, दैट इज अ पोर्ट्रेट, उसकी सूरत में निकलता है ये, ठीक है। यानी कि आपका जो बिल्कुल फोन का साइज है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और अगर जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप में ये होता है कि आपके जो जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही वो लैंडस्केप में बाज़ औक़ात मेंशन होता है उस डॉक्यूमेंट के सामने कि आपने इसका जो प्रिंट है वो लैंडस्केप की सूरत में लेना है, ठीक है। तो प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स इसमें वेरी करती हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स, मोबाइल प्रिंटर्स, प्लॉटर्स हमारे पास होते थे सबसे पहले, उसके अलावा फोटो प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास थी प्रिंटर्स की टाइप्स, एक दफा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स, मोबाइल प्रिंटर्स, प्लॉटर्स या उसको लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स भी कहा जाता है, फोटो प्रिंटर्स और इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है कि स्ट्राइक करे वो पेपर के साथ, ठीक है। उसके अलावा एक टिनी ड्रॉप्स होते हैं इंक के, जो के पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाता है और फिर जाके हमारे पास प्रिंट आउट होता है। बोथ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो रेवोल्यूशन अमाउंट है मेजर की जाती है डॉट में। आप याद रखिए, जब हम लोग प्रिंटर्स की यूनिट्स, जैसे हर एक चीज की यूनिट्स होते हैं हमारे पास, ऐसे ही हम लोग जब प्रिंट करते हैं, रेवोल्यूशन मेजर करते हैं डॉट्स में, तो उसकी डीपीआई जो है वो यूनिट होती है, यानी डॉट पर इंचेस, ठीक है। तो वो रेवोल्यूशन जो है वो मेजर की जाती है डीपीआई में, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है पर मिनट पेज की पर मिनट पीपीएम, उसको यानी कि पेज पर मिनट से मेजर किया जाता है। और एक नोजल होती है, नोजल मेनी जैसे वो आपने देखा होगा केक को बेक करते हुए उसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए उनके पास नोजल्स होती हैं, और उसमें उसके आगे से डिफरेंट कटिंग की होती है डिजाइन की, और उससे वो पेस्ट करते जाते हैं उसके ऊपर डिजाइन, और वो जो है ना नोजल की थ्रू ऐसे ही बिल्कुल आगे नोक सी बनी होती है उसकी, ठीक है। वो स्प्रे करती है इंक को पेपर के ऊपर, और तब जाके जो है ना हमारे पास प्रिंटर जो है वो काम करता है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात हो रही थी। अब हम चलते हैं इंक जेट प्रिंटर की तरफ। इंक जेट प्रिंटर हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा प्रिंटर है कि जो कि टाइप ऑफ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो वेरी कर रही होती हैं। फिर ग्राफिक्स के साथ वो टिनी डॉट्स को स्प्रे करता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। यानी कि बकायदा उस पर पता चलता है कि हमने इंक को ड्रॉप किया, ठीक है, पेजेस के पेपर के ऊपर, ठीक है, पीसेस के थ्रू में। इसी तरह से वो कलरफुल प्रिंट या फिर हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रिंटर इंक जेट जो है आजकल नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स हैं आजकल के, वो लेजर प्रिंटर्स उन्हें कहा जाता है। ये बहुत पहले प्रिंटर था। अब आप देख लें कि नॉन इंक जेट जो प्रिंटर है ना, सॉरी इंक जेट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट में, वो कैसे काम करता है। आप देखें स्टेप 1 में हमारे पास एक फिलिंग चैम्बर है, ठीक है। उसने बकायदा जूम करके आपको दिखाया है कि फिलिंग जो चैम्बर है उसमें पेपर जो है वो स्मॉल ट्रांजिस्टर हीट्स टू द इंक, वो हीट किया जाता है, उसको हीट दी जाती है इंक में, तब जाके उसकी इंक जो है टू द बॉयल एंड फ्रॉम द वेपर्स बबल्स, उसमें से वेपर बबल की सूरत में वो निकलना शुरू होती है। फिर वो जो वेपर बबल्स है उनको फोर्स किया जाता है थ्रू द नोजल, नोजल के थ्रू उसको फोर्स किया जाता है, फिर इंक ड्रॉप किया जाता है ऑन द पेपर, जैसे अभी आपके सामने दिखाया जा रहा है। और इसी तरह से फिर वो जो है उसका प्रिंट जो चैम्बर जो है वो फिलिंग किया जाता है, बार बार उसमें डाल दी जाती है इंक, और वो जो है इंक जेट प्रिंटर जो है वो काम करना स्टार्ट करता है।
मोबाइल प्रिंटर में क्या है कि मोबाइल प्रिंटर जो है हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा सा होता है, जैसे आपके सामने दिखाया गया है। इसी तरह से लाइट वेट प्रिंटर जो है एक ऐसा प्रिंटर है हमारे पास जो मोबाइल यूजर की तरह से होता है। लाइट वेट प्रिंटर होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है और आराम से जैसे मोबाइल यूजर्स होते हैं उसको उठा के यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैंड हेल्ड हमारे पास कंप्यूटर है जो हम ट्रैवलिंग के दौरान भी यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है, हाई क्वालिटी होती है इसकी, और इसकी जो पर मिनट स्पीड है वो भी ज्यादा होती है, इसकी रेवोल्यूशन ज्यादा होती है। ठीक है, 300 डीपीआई है टू द 1200 डीपीआई। ठीक है, उसके अलावा ये स्टोर में बिफोर द प्रिंटिंग हम इसमें डाल देते हैं पेजेस को। एक मशीन होती है जहां से पेजेस जो है वो इसमें फॉरवर्ड करते जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर रख दिए जाते हैं पेजेस और ये जो है प्रिंटर जो है हमें प्रिंट करके दे देता है। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ यू। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल डॉट्स जो हैं वो करेक्टर्स की फॉर्म में, इसमें से आवाज भी आती है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है जब ये प्रिंट कर रहा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत पुराने वक्त में फैक्स मशीन होती थी, फैक्स मशीन में से भी जब उस पर काम किया जाता उस पर जैसे टाइप राइटर होता था, टाइप राइटर पे टाइप करते थे तो हमारे पास आवाज प्रोड्यूस होती थी। तो इसमें डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर होता है इसमें से भी थोड़ी आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस पेपर इसमें देने पड़ते हैं तभी जाके ये प्रिंट होता है। इस पे पिन होती है एक, ठीक है, हायर क्वालिटी के लिए हमारे पास वो पिन जो है वो प्रिंटेड के दौरान जो है हमें आती है। लेकिन ये करेक्टर क्योंकि स्मॉल दैट फ्रॉम द करेक्टर्स है, इसमें करेक्टर्स पे बेस कर रहा होता है, स्पीड मेजर की जाती है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से मेजर की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिकली ये जो आप यूं समझ रहे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, और थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर्स होते हैं, इनको थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये मेल्ट कर देते हैं रिबन को, उसके बाद जो है नॉर्मल पेपर के ऊपर डॉट जो है वो कंपोज किए जाते हैं थ्रू करेक्टर्स सीपीआई, और उसके अलावा जो है इसका प्रिंट ले लिया जाता है। बट अब ऐसे प्रिंटर्स जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं यूज किए जाते, ज्यादा प्रेफर जो है आपके लेजर प्रिंटर्स को किया जाता है। प्लॉटर्स या लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स है हमारे पास, वो किस तरह से काम करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास प्लॉटर्स में डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें साइंस या डायग्राम्स या ये जो आपकी तस्वीरें हैं आपने वो निकालनी हो, या उसके अलावा जो है ड्राइंग की क्वालिटी को बेहतर करना हो, मैप्स बनाने हो, आपके पास बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शंस का कोई मैप है। ठीक है, उसके अलावा आपका कोई भी कार्ड है, ईद कार्ड वगैरह, इस तरह से डायग्राम या सर्किट डायग्राम्स, आपने ये जो मैप या इलेक्ट्रिसिटी का सारा इंफॉर्मेशन जो है एक बिल्डिंग में कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उसकी फिटिंग करनी है, अगर ये सारा कुछ आप बनाना चाहते हैं तो आप वो लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू, प्लॉटर्स के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, प्लॉटर्स होते हैं, पेन प्लॉटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स भी होते हैं, लार्ज फॉर्मेट प्लॉटर जो है वो प्लॉटर को ही कहा जाता है। इसी तरह से ये रियलिस्टिक होते हैं थ्रू द फोटो, यानी कि कलर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस तरह से कलर की कितने पिक्सल की पिक्चर होनी चाहिए और उसके कलर्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स मैकेनिज्म को स्ट्राइक करते हैं थ्रू द पेपर्स, रिबन और करेक्टर्स जो है वो टुगेदर मतलब उसमें यूज कर रहे होते हैं, स्ट्राइक करते हैं पेपर पे। लेकिन आप याद रखिए सबसे पहला जो प्रिंटर था सीआरटी वो स्ट्राइक नहीं करता था पेपर को। ठीक है, उसके अलावा ये NLQ किया है हमारे पास, नियर लेटर क्वालिटी। ठीक है, ये आपकी जो लेटर्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है, यानी कि आप रेजिस्टेंस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, किस तरह से मल्टीपल लेयर्स एक पेपर पे कैसे वो कॉपी करता है, कैसे स्ट्राइक करता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के थ्रू होता है। अब हम देख लेते हैं कि आप प्रिंटर को बाय करते वक्त कैसे आप लोगों ने करना है, कि किस तरह से आपने उसको, कौन से कलर का प्रिंटर होना चाहिए, ग्राफिक्स कैसी होनी चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है जिसे आप रीड कर सकते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास है साउंड कार्ड और हैंडसेट्स। ठीक है, या उसके अलावा आप आपका हैंड फ्री हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। ठीक है, जैसे उन्होंने बच्चों ने हैंड फ्री लगाए हुए हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास स्पीकर्स होते हैं, वूफर्स होते हैं और हेडफोन्स होते हैं, या उन्हें ईयरबड्स भी कहा जा सकता है। वॉइस रिस्पॉन्सिव सिस्टम है हमारे पास, जहाँ पे कंप्यूटर टॉक करता है, एक यूजर जो है वो टॉक करता है एक से ज्यादा उसके पास अगर कोई पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, और उसके अलावा ऑडियो रिस्पॉन्सेज को वो यूज आपने आउटपुट डिवाइस के थ्रू सुन सकता है। जैसे अभी अगर मैं आपसे कहूँ और आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें, सेम एज इट इज अ वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, सच सिस्टम आर द टू टाइप्स, की दो टाइप्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वॉइस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और स्पीच सिंथेसिस। ठीक है, वॉइस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास है कि वो किस तरह से
एक अप्रोप्रिएट ऑडियो आउटपुट को आप तक पहुंचाता है, कैसे वो रिस्पॉन्स करके प्री रिकॉर्डेड ऑडियो को आप तक पहुंचाएगा। एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट, उनके थ्रू, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक आंसर्स करती हैं। बाजों का डिवाइसेस, जैसे आपने देखा होगा ये शोज में बाजों का ऐसा होता है कि वो उनके पास मशीन्स होती हैं जो अगर आप लोग उसमें से कुछ भी आंसर या क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो आपको रिस्पॉन्स करती हैं, वीडियो गेम्स या इस टाइप की, ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्सेज होती हैं वो। स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, उसमें आप इंफॉर्मेशन क्या स्पोकन आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को इनटू द स्पोकन सेंटेंसेस, यानी कि अगर किसी ने एक्सेंट इंप्रूव करना है, किसी ने उसकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है, कोई वर्ड है जिसका उसे नहीं पता कि किस फ्लुएंसी से बोला जाएगा, उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक आप यूं समझ लें कि ये जो स्पीच सिंथेसाइजर होता है ना, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है आपके पास और वो जो है उसने कुछ याद करना है, कुछ समझना है, सीखना है, तो वो बिल्कुल उसके लिए यूज होता है। यानी कि वो उसकी जो रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है वो ब्लाइंड पर्सन का, वो बिल्कुल उसको कन्वर्ट करके आपके सामने बता देता है। अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की असिस्टेंसी जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। जैसे उन्होंने बताया कि कंट्रोल कर रहा होता है उसको, ठीक है, कुछ मोशंस होती हैं उसमें, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ मशीन्स में कैरेक्टर होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, पैडल फुट होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, या सेंसर्स होते हैं जिसपे फिंगर टच करने से भी वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बताए गए हैं आपको। अदर आउटपुट डिवाइस में कि डाटा प्रोजेक्टर्स होते हैं, या उसके अलावा फोर्स फीडबैक, ये सारा कुछ बताया गया, ठीक है। प्रोजेक्टर्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई लेक्चर है, आप उसको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, तो प्रोजेक्टर्स में जो है वो उसको इंक्रीज किया जाएगा। आई थिंक सो, मुझे ये वीडियो गेम्स है, आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो गेम्स के अलावा व्हील्स, गेम पैड्स, ये सारा कुछ है, ये उसके अलावा एमसीक्यूज है। अब मूव करते हैं अपने एजुकेशन की तरफ, ठीक है। एजुकेशन में हमारे पास है स्कूल, होम और सोसाइटी पे कैसे एक जो बच्चा है उस पर कैसे असर हो रहा है, घर में वो कैसे रह रहा है, उसकी इब्तदा कैसे हो रही है, उसकी तरबियत घर में कैसे हो रही है। आपको पता है कि माँ पहली दर्सगाह होती है, तरबियत गाह होती है, ठीक है, और बेहतरीन दर्सगाह जो है वो माँ की गोद है, ठीक है। घर में शख्सियत के लाजमी पहलू की तरबियत उससे कैसे हो रही है, वो कैसे अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी कर रहा है। घर की तरबियत का अंदाज रस्मी गैर रस्मी है, उसमें खाना पीना और ये स्कूल की जो जिम्मेदारियां हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। उसमें स्कूल है, हर मुआशरे की एक नस्ल की तरबियत होती है, मतलब एक स्टेट फॉर्म उसे दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूट उसे दिया जाता है, जहाँ पे घर और स्कूल में बच्चे की जहनी, अखलाकी, जमालियाती, रूहानी इक़्तिदार को यकसन तामीर किया जाता है। आप यूँ समझ लें, उसकी पर्सनैलिटी से लेकर, उसकी इंटेलिजेंस से लेकर, उसकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, उसके बोलने का अंदाज है, उसके कॉन्फिडेंस है, सब पे काम किया जाता है स्कूल सिस्टम में। मुआशरा सोसाइटी में किस तरह से रहता है, कैसे वो रहता है, किस तरह से मिलजुल कर रहना है, कैसे वो मुआशरे का जो हम मायनी अल्फाज जो है, या वो लफ्ज सोसाइटी है, सोसाइटी को वो कैसे जो है वो हैंडल करता है, ठीक है। अब हमने ये रिलेशन देखना है कि घर, स्कूल का सोसाइटी से क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले मास्टर और तालीम, स्कूल और एजुकेशन, बच्चे की दिलचस्पियां देखकर हमने तालीम में, आप देखिए एक बच्चे का इंटरेस्ट है अगर बायो में, तभी आप उसको बायो की तरफ मूव करें, ठीक है। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ना चाहता बायो, तो कभी भी उसको फोर्स ना करें, उसको जाने दे जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जहां उसकी दिलचस्पी है। आप यकीन जाने जहां उसकी दिलचस्पी है वो उससे कहीं ज्यादा अच्छा पढ़ सकता है जहां हम उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि ये सब्जेक्ट आप लोगों ने रखना है, ठीक है। स्कूल और मुआशरे की जिंदगी में उसे फर्क पता चलने लगता है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें, रस्म रिवाज, आदाब और अखलाक वो सोसाइटी के साथ साथ अखलाक जो है वो अपने स्कूल में भी सीख रहा होता है, ठीक है। ये उसके अलावा हमने देखना है कि रोल क्या है एजुकेशन का इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इल्म और महारतों की नई नस्ल को कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, मुंतकिली करते हैं, सकाफत की हिफाजत और उसकी नई नस्ल को कैसे मुंतकिल करते हैं, मशरती जिंदगी को कैसे तश्कील दिया जाता है। इल्म में इजाफे के साथ साथ इल्म का इजाफा जो है वो आपकी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। आप याद रखिए, जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इजादात बढ़ती जाएंगी, हमारी जिंदगी आसान होती जाएगी और इल्म जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा, यानी कि हम लोग तरक्की की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से तालीम एक सिलसिला जारिया बन गया है, जहां पर कुछ ये नहीं है कि आप उसको स्टॉप कर दें तो वो जो है ना बस यहाँ तक हो गया जी, आगे नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बाखबर रहना चाहते हैं, अगर तालीम से अपना फरोग देना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप अखबार के जरिए, रसाइल के जरिए, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, इस तरह के जरिए आप जो है, या आप लोग चाहते हैं कि आपका जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में जो है आपका फरोग हो, सनत की तरफ रुझान बढ़ जाए, तो आप जो है वो जैसे कि ये वोकेशनल सेंटर्स होते हैं,
हैं, इनको आप मद्देनजर रखते हुए काम कर सकते हैं। नए शोबाजात में इल्म को मुतारिफ करवाया जा सकता है। उसके अलावा रकम जो है लगाने से रुझान पड़ता है नए शोबात में। देखिए इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, उतनी ज्यादा सेल होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके बेहतरीन प्रोडक्ट की जमानत होती है। ठीक है, आप अगर अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छी मेहनत, इन्वेस्टमेंट से मुराद ये नहीं है कि अगर आप जो है ज्यादा रकम जो है वो डाल रहे हैं किसी चीज पर और फिर जो है आपकी चीज बिक रही है, नहीं। इन्वेस्टमेंट से मुराद एक बच्चे की पर्सनैलिटी पर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ये मुराद है। ठीक है, एक बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए आप कितना काम कर रहे हैं। उसके अलावा एम्स हमारी एजुकेशन के पाकिस्तान में क्या है कि उसकी पॉलिसीज को जो है मद्देनजर रखा जाता है, जैसे फर्द और माशी की नशोनुमा, उसकी जमहूरियत का फरोग, कौमी इत्तेहाद और यकजहती का फरोग। उसके अलावा जो है ये जो शरह ख़वानगी है हमारे पास सेंसस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निसाब और दर्जी किताबें। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में हमारे पास आता है प्रोफेशनल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन में यानी कि दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, पेशा वराना तालीम और आम तालीम। पेशा वराना तालीम क्या है, जब आप पेशे से मुराद प्रोफेशन, ठीक है, पेशा वराना तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जिसके हसूल के लिए लोग मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करते हैं, जैसे अपनी रोजी को कमाने के लिए वो कोई भी डिफरेंट पेशे हैं और वो उसको अपना सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप ज़राअत में जा सकते हैं, आप तिजारत को फरोग दे सकते हैं, आप तिब यानी कि हकीम की साइड पे यानी कि आप मेडिकल लैब जैसे होते हैं, ठीक है, कानून लॉ की तरफ जा सकते हैं, बिजनेस आप तिजारत को फरोग दे सकते हैं, कॉमर्स यानी कि ये जो आपका ई कॉमर्स, ये जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसको। तो इसी तरह से आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एजुकेशन क्या होती है, हमारे मुल्क की सनती तरक्की के लिए इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कम से कम उसकी काबिलियत एफएससी होनी चाहिए और 4 साल डिप्लोमा के बाद आप उसको आगे फरोग कर सकते हैं। ज़राअत की तालीम में पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है, याद रखिए, तो उसका पेशा जो है वो खेती बाड़ी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और इदारे हैं जहाँ पे जैसे वो जो है लड़कों के लिए ज्यादा बेस्ट होता है कि वो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर से ज्यादा ज़राअत से ज्यादा जो मुंसलिक इदारे होते हैं उनमें काम करना चाहते हैं। मेडिकल की तालीम से मुराद हमारी सेहत के लिए जरूरी है। आप देखें अच्छा डॉक्टर होगा तभी हम लोग बच सकते हैं, ठीक है, या हमें एक अच्छा गाइडेंस मिल सकती है, वरना वो जैसे नीम हकीम खतरा जान वाली बात हो जाती है, बिल्कुल वैसे होगा। ठीक है, तो मेडिकल की तालीम इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि हमारे डॉक्टर्स इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, फिर वो डॉक्टर्स हमें ही ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा जो इस वजह से हो सकता है। कानून की तालीम लॉ, अगर हमारे पास लॉयर्स नहीं होंगे तो हम हक की बात नहीं कर सकते, हम कानून की अपना हक नहीं ले सकते। अगर कोई हक हमसे छीनना चाह रहा है तो हम कैसे लॉ को कैसे सीखेंगे, ठीक है, यानी कि अदल और इंसाफ के कवानीन को कैसे समझेंगे। कानून की तालीम इसलिए जरूरी है कि जज और वकील बनना LLB आप करके आराम से उसमें कर सकते हैं। बिजनेस है इसी तरह से, होम इकनॉमिक्स की तालीम है, घर बैठकर बच्चियां अमूर खानादारी की तालीम जो है वो हासिल कर सकती हैं। ठीक है, तरबियत असातिज़ा क्या है, इसमें टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है, एक टीचर को अच्छा बनाने, अच्छा पढ़ने, अच्छा बेहतरीन टीचर। ऐसा नहीं होता कि एक टीचर जो है वो आके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो कुछ भी बोलेगा और मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएगा, नथिंग। ठीक है, अगर एक टीचर जो है उसको ट्रेनिंग देने का मतलब ये होता है कि उसकी उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है, उस टीचर को ग्रूम किया जा रहा है। आपकी तरबियत के लिए असातिज़ा की तरबियत इसलिए जरूरी होती है कि हमारे बच्चे जो हैं उन असातिज़ा से सीख रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होता कि उन असातिज़ा में कोई कमी होती है। ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम क्यों जरूरी है, बिकॉज आजकल जो हमारा टेक्नोलॉजी आजकल काम भी कंप्यूटर पे है सारा, रसायल ज़राए अबलाग इस तरह से सारा काम करना, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ हमारे पास जो है वो जो है कंप्यूटर के थ्रू है। और कंप्यूटर में याद रखिए कि हमारे पास रोजी कमाने के जो जराए हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। आम तालीम में ये है कि जनरल एजुकेशन है। जनरल एजुकेशन से मुराद आपकी कॉलेजेस, तालीम और दूसरे इदारों यानी कि स्कूल्स में जो पढ़ाई की जाती है वो किसी शोबे का माहिर ना बनना, साइंस और पेशा वराना तालीम के अलावा कोई तालीम आप ले रहे हैं, ठीक है, वो आ जाती है। उसके अलावा मजहबी तालीम है, रिलीजन इस्लाम सबसे पहले है, तो आम तालीम के लिए सरकारी और प्राइवेट इदारे तो बना दिए गए हैं। इसी तरह से मदारिस को भी तंजीम दिया गया है, यानी अरबी जबान को फरोग देने के लिए मदारिस यानी दीनी तालीम हासिल करने के लिए हमारे पास मजहबी इदारे जो हैं वो मौजूद हैं। तालीम के स्टेजेस क्या है, इब्तदाई तालीम, सानवी और आला। इब्तदाई तालीम में एलिमेंट्री है, पहली से 8वीं जमात तक एलिमेंट्री तालीम होती है, ठीक है, जिनमें बुक्स की फ्री टेक्स्ट बुक्स जो है दी जाती है, यूनिफॉर्म जो भी उसका है, तालिबा की तादाद तमाम दर्जों से मुकाबले में ज्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे बच्चे जो हैं वो जो पेरेंट्स हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कम से कम एलिमेंट्री तक एजुकेशन हासिल कर लें। इसी तरह से सेकेंडरी एजुकेशन है, तालीम का मरहला 4 साल का होता है, जो 9वीं
से लेकर 12वीं तक होता है, हाई स्कूल्स में या हायर सेकेंडरी स्कूल की बात की जा रही है। उसके अलावा हायर एजुकेशन है आपके पास, जहाँ पे आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होता, आप कॉलेजेस से बाहर निकल के अपनी यूनिवर्सिटी के बाद हायर एजुकेशन और उसके बाद पीएचडी या आप एमफिल करना चाहें, उसमें आपके पास लिमिटेड सोर्सेज नहीं होते। आप कुछ भी, आपके पास बहुत सी सहूलतें होती हैं, लाइब्रेरी होती है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास डाटा बहुत ज्यादा होता है, आप वहां से अरेंज करके आराम से इसका जो अपनी तालीम जो है उसको फरोग दे सकते हैं। अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन के मुतालिक क्या बात है, एजुकेशन जो है, एजुकेशन लैटिन जबान का वर्ड है, लैटिन, ठीक है, एडुकेट से निकला है, उसके मीनिंग होती है ब्रिंग आउट या ड्रा आउट, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक है। तो ये किसने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था। बेस्ट डेफिनेशन हमारे पास अरिस्टोटल की, वो सॉरी, एजुकेशन की है कि ग्रोथ जो है वो थ्रू द एक्सपीरियंसेस, ठीक है, आपकी एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो होगी, वो हमारे पास क्या होती है, एजुकेशन होती है, ठीक है। यानी कि तालीम का तजुर्बात से सीखना हमारे पास तालीम एजुकेशन में आ जाता है। इसी तरह से जो जॉन साइंटिस्ट था, उसका कहना था कि लर्निंग बाय डूइंग जो है वो एजुकेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन हैं, ये आप लोगों के टेस्ट में इंक्लूड होंगी। फॉर्मल नॉन फॉर्मल में फर्क बताया है उन्होंने, ठीक है। सेम एज इट इज एजुकेशन जो है वो इंस्टीट्यूट में जो हासिल कीजिए, फॉर्मल और जो है मोस्टली क्रॉसपॉन्डिंग जो होती है इनफॉर्मल, उसके लिए बताया गया है कौन सा मीडिया है, किस तरह से करिकुलम जो है वो डिवाइड किया गया, ये बताया गया है। उसके अलावा सोर्स ऑफ जो अचीविंग हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू करते हैं, उनको किस क्या कहते हैं एमसीक्यूज में, ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी 5 मिनट हैं और भी हम टाइप्स को देख लेते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं, इनको आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है वहां से करने हैं, ठीक है। कंप्यूटर टाइप्स में, टाइप्स का छोटा सा एक लेक्चर है 4 पेजेस का, इसको देख लेते हैं। हमारे पास टाइप्स कंप्यूटर टाइप्स, बिकॉज हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने टाइप्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, बिकॉज उसको उसकी डिटेल जो है आपको समझानी पड़ेगी। कंप्यूटर डेफिनेशन में है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम्स की सूरत में, एक प्री रिकॉर्डेड सूरत में, और वहां से एक लार्ज डाटा, जो अमाउंट ऑफ डाटा है वहां पे वो दे दिया जाता है। हमारे पास सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपके पास, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वो जो है इस कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, याद रखिए, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, हार्ट ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी है, फास्ट, एक्सपेंसिव, शॉर्ट टर्म। मैंने आपको बता दिया था, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रोम, रैम, इसकी डिटेल बता चुकी हूँ, ठीक है। और किस तरह से वो काम करती है, लॉन्ग लास्टिंग कौन सी है, परमानेंटली या फिर टेम्परेरी हमारे पास कौन सी काम करती है, मैस स्टोरेज डिवाइस हमारे पास कौन सी होती है, वो आप देख लेते हैं। स्लोर होती है, चीपर होती है, लॉन्ग टर्म होती है, जैसे कि आपने देखा होगा यूएसबी है, या आपके पास हार्ड है, उसको कैसे काम करना है। इनपुट डिवाइसेस आपको बता दी गई है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था इसका। कंप्यूटर साइज और पावर की तरफ चलते हैं। तो कंप्यूटर स्टेशन, जो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है हमारे पास, पर्सनल कंप्यूटर है एक स्मॉल सिंगल यूजर कंप्यूटर है जो कि बेस करता है माइक्रो प्रोसेसर पे, ठीक है। वर्क स्टेशन है इसका हमारे पास कि वो पर्सनल कंप्यूटर जो आप घर भी यूज कर सकते हैं, आप अच्छा रिजल्ट के लिए उसको बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, और उसमें कैपेबिलिटी जो है 100 से ज्यादा होती है, यानी कि 100 जो उसमें स्पॉन्टेनियसली यूजर जो है वो यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम जो है पावरफुल मिनी मल्टी यूजर कंप्यूटर है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो थाउजेंड्स के करीब जो है यूजर्स को एट अ टाइम स्पॉन्टेनियसली जो है उसमें सपोर्ट कर सकता है। सुपर कंप्यूटर है कि एक एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर है हमारे पास, जहां पे हजारों की तादाद को आप लोग इग्नोर करके मिलियंस इंस्ट्रक्शंस जो है वो पर सेकंड में आपको एक्यूरेट आंसर के साथ जो दे सकता है, दैट इज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो हमारे पास ये डिटेल है हमारे पास सुपर कंप्यूटर की और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, कि वो किस तरह से काम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, इसमें बताया गया 1970s में उसमें क्या चेंजेस आई थी, उनको मिनी कंप्यूटर्स क्यों कहा जाता है। मेन फ्रेम में एक रूम फिलिंग स्टोन होता है, ठीक है, जो कि मशीन के साथ अटैच होता है, और मिनी कंप्यूटर्स जो है उनको जो है डिजाइन किया गया था 1970 में, ठीक है। उसके अलावा जो है उनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चीफ डिफरेंस बिटवीन द सुपर कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में डिफरेंस ये है कि दैट आर सुपर कंप्यूटर चैनल्स जो है उसके अंदर उसकी जो
पावर है, पावर एग्जीक्यूटिंग जो होती है वो ज्यादा होती है बनिस्बत मिनी कंप्यूटर के, ठीक है। बाकी सुपर कंप्यूटर बिकॉज उसके नाम से जाहिर है कि वो सुपर है, तो मीन्स उसकी क्वालिटीज, उसकी जो स्पीड है वो उसकी निस्बत ज्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर जो है एक मिड साइज कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो हमारे पास लार्ज डिस्टिंक्ट कर सकता है मिनी कंप्यूटर्स को स्मॉल मिनी कंप्यूटर्स में, ठीक है। और उसमें हमारे पास बताया गया कि वो वर्क स्टेशन पे यूज किया जाता है जर्नली, लेकिन हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर्स है उसमें मल्टी प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो कम से कम 200 यूजर्स को एट अ टाइम हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा बताया गया कि मिनी कंप्यूटर जो है वो काम कैसे, उसका वर्क स्टेशन क्या है, उसमें आपको बताया गया CAD और यानी कि ये आपके पास जैसे CDs होती हैं या CAD आपको कैथोड एम्स डायोड की मुताबिक बताया गया। इसका एब्रिविएशन और भी है कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। CAM डेस्कटॉप पे होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो बताए जाते हैं, या रैम या रोम में लार्ज अमाउंट में किस तरह से ग्राफिक्स या हाई रेजोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। पर्सनल कंप्यूटर, PC स्टैंड्स फॉर योर पर्सनल कंप्यूटर। आप उसको इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर नहीं होता, डिजाइन किया जाता है एक पर्सन के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल यूजर के लिए उसको यूज किया जाता है। उसकी जो रेंज है, प्राइस है, वो कहीं पे वेरी करती है, कहीं पे क्या होती है, कहीं पे कुछ होती है, तो कुछ जो 1000 या पाउंड्स में होती है, लेकिन हमारे यहाँ बिकॉज रुपीज है करेंसी तो उसमें होती है। इसमें बताया गया 1970s 1977 और इसमें जो है क्या चेंजेस आई थी IBM के, इस तरह से IBM नंबर जो है अब तो टैब के होते हैं IBM नंबर्स, बट उस वक्त जो है था हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स के भी थे। सेम एज इट इज हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स की टाइप है। पर्सनल कंप्यूटर में की टाइप्स में आपने ये देखना है कि किस तरह से होती है। देयर आर द बेसिक टू जो है ना डिजाइन है, डेस्कटॉप मॉडल्स और टावर मॉडल्स। टावर मॉडल्स में हमारे पास है कि उसका जो सप्लायर होता है, मदरबोर्ड होता है या मैस स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, वो टॉप होती हैं। जैसे वो कैबिनेट नहीं होता, जैसे आपको कैसे समझाऊं, जैसे अलमारी सी होती है, ठीक है, तो वो टॉवर में होता है, ठीक है, टॉवर मॉडल होता है, ठीक है। उसके एडवांटेज ये है कि वो कुछ स्पेस जो है बनिस्बत डेस्कटॉप के कम लेता है। डेस्कटॉप से मुराद ये है कि वो एक जैसे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप होती है, बिल्कुल वैसे डेस्कटॉप जो है हमारे पास कंप्यूटर होता है जो उसकी निस्बत जो है ज्यादा स्पेस जो है वो घेरता है। और स्लिम लाइन मॉडल्स इसके जो है डेस्कटॉप के अब आ गए, पहले नहीं थे। नोटबुक कंप्यूटर्स के जो है, नोटबुक कंप्यूटर्स का आपको पता है कि वो कम से कम जो है आप लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, लाइट वेट होता है, पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज किया जाता है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, तो उसका जो रेगुलर साइज मीडियम है वो भी बहुत अच्छा होता है। लैपटॉप कंप्यूटर्स यू नो एज वेल, लैपटॉप जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आप लोग आराम से लेके जा सकते हैं। हैंड हेल्ड होल्ड कंप्यूटर्स हैं आपके पास, ठीक है, उन्हें नोटबुक कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। सब नोटबुक कंप्यूटर्स में आपके आईफोन्स आ जाते हैं, आईपैड्स आ जाते हैं, आपके टैबलेट्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसने बताया है पाम टॉप कंप्यूटर्स, ठीक है, जो फिट हो जाए आपकी पाम पे, आपकी हथेली पे, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में बताया उसने। जैसे उसकी डिवाइसेस के बारे में बताया कि वो कैसा होता है और पाम टॉप उसे क्यों कहा जाता है, उसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहा जा सकता है, ठीक है, ये बात बताइए। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है वो हैंड हेल्ड डिवाइस है जो कि टेलीफोन या फैक्स वगैरह पे नेटवर्किंग के फीचर्स पे काम करता है। इसके अलावा जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है उसके फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे सेलुलर फोन के होते हैं, या फिर वो एक जो सेंडर है वो मैसेज सेंड कर रहा होता है और आगे रिसीवर जो है उसको रिसीव कर रहा होता है। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो 1993 में जो है वो न्यूटन मैसेज पैड जो है वो आया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वो, जैसे आप लोग अब व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, इस तरह का जो हमारे पास चैट रूम है वो डेवलप हो गया था। ये आपके कुछ पास टाइप्स की कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। जी, ओवर टू यू सर गुल मुस्तफा। सॉरी, आपके 2 मिनट शायद मैंने ले लिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। Thank you so much. Am I audible? यस। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन एक दो ले लें, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। जी सर, आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं बताऊंगी आपको। जी, आप में से अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करते हैं, आपके जो है आपका माइक अलाउ कर दिया जाएगा। आंसा, आप मुझे सुन रही हैं? आंसा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैम, इनका माइक अलाउ कर दें काइंडली। आंसा।
चलें, आप लेक्चर के लास्ट में अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। ओवर टू यू सर, आप स्टार्ट कीजिए। मैम मुझे नहीं शो हो रहा, शुक्रिया। वरना कर स्लाइड शो हो रही है मेरी? जी जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस्लामियात के बारे में, कुरान और सुन्नत और फिक़ह इस्लामी की चंद बुनियादी और अहम इस्तिलाहात के बारे में है। तो इसको शुरू करते हैं। हदीस का मानी और मफहूम। लुग़वी एतबार से लफ्ज़ हदीस का मानी है किसी चीज़ का नया और जदीद होना। इसकी जमा खिलाफ कयास अहादीस आती है, जबकि इस्तिलाही तौर पर हदीस की तारीफ ये है कि तकरीर या सिफा, हर वो कौल, फेल, तकरीर या सिफत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो, जो एक मारूफ हम हदीस की तारीफ जानते हैं। हदीस की अहमियत और हुज्जियत। कुरान की तरह हदीस भी वही है, शान ताला है। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते, बल्कि वो तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी जाती है। एक रिवायत में ये फरमान नबवी है कि खबरदार, मुझे कुरान और उसकी मिसल एक और चीज़ यानी हदीस भी दी गई है। इताअत इलाही के साथ इताअत रसूल का भी हुक्म है। इरशाद बारी ताला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुब्तिलू आमालकुम। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उनमें से किसी की नाफरमानी करके अपने अमाल बर्बाद मत करो। हदीस के बगैर कुरानी अहकाम को समझना नामुमकिन है, क्योंकि हदीस कुरान की मुफस्सिर है। जैसा कि कुरान में नमाज, ज़कात और हज की अदायगी का हुक्म तो मौजूद है, मगर नमाज की तादाद रकात, कितनी रकातें हैं, ज़कात का निसाब, कि ज़कात कितनी देनी चाहिए और किन किन को देनी चाहिए, हज का तरीक़ाकार वगैरह मौजूद नहीं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हदीस के बगैर हमारी समझ में नहीं आ सकती, बल्कि ये तफसील सिर्फ हदीस में ही है। हदीस कुछ ऐसे अहकाम भी बयान करती है जिनसे कुरान ने सुकूत इख्तियार किया है, खामोशी इख्तियार की है। मसलन औरत और उसकी खाला या फूफी को एक निकाह में जमा करने की हुर्मत वगैरह। ये ऐसे अहकाम हैं जिनमें कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन हदीस में इनकी वजाहत की गई है। इताअत रसूल, हुब्ब रसूल का लाज़मी तकाज़ा भी है कि हम अहादीस की अहमियत को जानें। हुब्ब रसूल के बगैर इंसान का ईमान ही मुकम्मल नहीं। चुनाचे फरमान नबवी है कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक, उसके वालिद, उसकी औलाद और उसके तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। इताअत रसूल ही ज़रिया हिदायत है, इरशाद बारी ताला है, और अगर तुम उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। असर हाजिर के एक नामवर स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फ्रांस की एक लाइब्रेरी से हमाम बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द रशीद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो सहीफ़ा मखतूते की सूरत में दरियाफ्त करके तबाह करवाया है, जिसे हदीस का पहला तहरीरी मजमुआ कहा जा सकता है। हुज्जियत हदीस और रद्द फितना इनकार हदीस के लिए ये सहीफ़ा ही काफ़ी है। किताबत हदीस की बात करते हैं कि हदीस की किताबत कैसे हुई। हदीस की किताबत का सिलसिला दौर नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से शुरू हो गया था। जैसा कि फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया था कि अबू शाह को हदीस लिख कर दो। इसी तरह एक रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे असहाब रसूल में सबसे ज़्यादा अहादीस याद है, सवाए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, क्योंकि वह हदीस लिख लिया करते थे और मैं नहीं लिखता था। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस लिख लिया करो, क्योंकि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन दोनों होंठों से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। एक फरमान नबी यूं भी है कि इल्म को लिख कर महफूज कर लिया करो। इलावा जिन रिवायत में किताबत हदीस से ममानियत मनकूल है, उनका मफहूम यह है कि इब्तदा में इस खदशा के पेश नज़र किताबत हदीस से मना किया गया था कि कहीं कुरान और हदीस में इख्तलाफ ना हो जाए, यानी मुसलमान शुरू शुरू में नए मुसलमान हुए थे तो कहीं वो कुरान पाक और अहादीस को मिक्स ना कर दे, वो उनमें तमीज़ ना कर सके।
और जब ये खदशा ख़त्म हो गया, मुसलमानों में वाज़े तौर पे जो है उनको फ़र्क करना आ गया कि कुरान पाक अल्लाह ताला के अहकामात में और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में क्या डिफरेंस है, तो उनको किताबत की इजाज़त दे दी गई और इस तरह किताबत हदीस से मुमानियत का हुक्म मनसूख हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हदीस की पहली मुदव्वन किताब के बारे में। हदीस की पहली मुदव्वन मुरत्तब किताब मौता बताई जाती है। ये फ़क़ही तरतीब पर मुश्तमिल है। मौता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मानी है ऐसा रास्ता जिस पर कसरत के साथ लोग चले। मुराद है वो तरीक़े मुस्तकीम जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बाद सल्फ़ सालिहीन, आइम्माए दीन और अकाबिर उलमाए मिल्लत ने अपनाया। अहले इल्म ने कहा है कि यह किताब 140 हिजरी के करीब तरतीब दी गई, यानी मौता इमाम मालिक। इसमें सहाबा और ताबीन के अक़वाल मिलाकर कुल 1720 रिवायात हैं, जिनमें मरफू अहादीस 600 है, मुरसल रिवायात 222, मौकूफ़ रिवायात 613 और अक़वाल ताबीन 285 हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में इसकी शरूहात और तालीकात लिखी गई, जिनमें इमाम इब्ने अब्दुल बर की अल तमहीद और अल इस्तज़कार, इमाम सयूती की तनवीर अल हवालिक और इमाम ज़रकानी की अल मुंतका और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की अल मुस्तफ़ा फारसी में और अल मुसव्वा अरबी में काबिल ज़िक्र है। इसके मुरत्तिब इमाम मालिक हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मुकम्मल नाम मालिक बिन अनस बिन आमिर बिन मालिक और लक़ब इमाम दारुल हजरा है। आप रहमतुल्लाह अलैह 93 हिजरी में मदीना में पैदा हुए और 179 हिजरी में मदीना में ही फौत हुए। आपको अल्लाह ताला ने कमाल का हाफ़िज़ अता फरमाया था और आप अपने असातिज़ा से एक मरतबा जो हदीस सुन लेते फिर वो कभी ना भूलते। ये मैं आपसे PDF शेयर कर दूंगा, तो आप इनके नीचे जो हवाले हैं वो देख लीजिएगा। आप तकवा व परहेज़गारी में भी आली मर्तबा के मालिक थे। तरतीबुल मदारिक में है कि आप मशागिल तालीम व तअल्लुम के बाद हर वक्त अल्लाह की इबादत और तिलावत कुरान में ही मसरूफ़ रहते हैं और बतौर ख़ास शब जुमा तो सारी इबादत में ही गुजारते हैं। हक गोई इस कदर बेबाक थे कि आपको उसकी खातिर हाकिम वक्त की मुखालफत और उसकी तरफ से ईज़ाएँ और सज़ाएँ तक बर्दाश्त करनी पड़ी, मगर आपके पाए बेसवाद कहीं भी मुतज़लज़ल न हुए। गर्ज़ अल्लाह ताला ने आपको जिस अज़ीम मकसद की तकमील के लिए पैदा फरमाया था, उसके लिए आपको उस जैसी अज़ीम सिफ़ात से भी मुतस्सिफ़ फरमा दिया था। कुतुब सबा का मुख्तसर तारुफ। कुतुब सबा से मुराद हदीस की मारूफ 7 किताबें: मस्नद अहमद, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा। मस्नद अहमद के अलावा बाकी 6 किताबों को साहिब सित्ता कहते हैं। इन कुतुब का मुख्तसर तारुफ उस पर झेल है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्नद अहमद की। तालीफ अबू अब्दुल्ला अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल शेबानी मरोजी बगदादी, विलादत 164 हिजरी बगदाद में और वफात 241 हिजरी बगदाद में। तादाद हदीस की अगर इनकी बात की जाए तो 27,647। ये तादाद उस मुस्नद अहमद की है जिसकी तहकीक शेख शुएब अरनाउत की ज़ेर निगरानी हाल ही में मुकम्मल हुई है और मौसत और रिसाला ने इसे 50 जिल्दों में ज़ेवर तबाह से आरास्ता किया है। 50 जिल्द है, यानी कि एक बहुत मोटी किताब जो होती है, जिल्द आप जानते होंगे, तो इस तरह की 50 जिल्द। खसूसियत क्या है मसनद अहमद की? इसमें हर सहाबी की रिवायत अलग अलग जिक्र की गई है। अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होने के बायस तकरीबन हर मौजू से मुतालिक हदीस इसमें मिल जाती है और इसमें तकरीबन 383 रवायात है। दीगर मसानीद से सही तर है। ये 3 से 4 इसकी खसूसियात है। अब हम आते हैं सही बुखारी के ऊपर। तालीफ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, विलादत 194 हिजरी बुखारा और वफात 256 हिजरी समरकंद। मुकम्मल नाम अल जामिअ सही अल मुस्नद मिन हदीस रसूलुल्लाह व सुन्नन व अय्यामा, और एक रिवायत में ये नाम मज़कूर है अल जामिअ अल मुस्नद सही अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह व सुन्नन व अय्यामा। तादाद अहादीस क्या है? मौसूल मरफू रिवायात की तादाद व मा मुकर्ररात, यानी कि जो बार बार मुकर्ररात होती हैं, हदीस आती हैं, वो 7,397 और मुकर्ररात के बगैर 2,602 है, जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। अलबत्ता बैनुल अक़वामी नंबरिंग के मुताबिक मुकर्ररात समेत 7,563 तादाद है और इमाम बुखारी ने 6 लाख अहादीस में से 16 साल के अरसे में रिवायात का इंतखाब फरमाया और इन्हें तरतीब दिया।
तो सही बुखारी जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि सही तरीन अहादीस जिनकी अच्छी तरह से छान फटक की गई, कि कोई ज़ईफ़ रिवायत ना शामिल होने पाए, कोई उसमें जो बेसनद रिवायत शामिल ना होने पाए। खसूसियात, पहली खसूसियत इस किताब को कुरान के बाद हदीस की सबसे सही किताब होने का एजाज़ हासिल है। इसकी तमाम अहादीस सही हैं। इसके तराजम अफवाब में इमाम बुखारी ने बहुत सारे फ़क़ी मसाइल बयान कर दिए हैं, और ये जामे किताब है, यानी इसमें तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबा, अकायद, अहकाम, सैर, तफसीर, फ़ितन, मगाज़ी, मनाक़िब, सबसे मुतालिक हदीस इख्तियार की गई है। तीसरे नंबर पे आती है जी सही मुस्लिम। तालीफ अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हिजाज अल कशीरी, निशापुरी, विलादा 204 हिजरी निशापुर, वफात 261 हिजरी निशापुर। तादाद हदीस इस किताब में कहा जाता है कि 3033 मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी की नंबरिंग के मुताबिक, और मुकर्ररात समेत 7563 बैन अवी नंबरिंग के मुताबिक। इलावाजी अगर मुकर्ररात के बगैर भी देखा जाए तो ये 4000 और मुकर्ररात समेत 7275 तादाद बताई जाती है। खसूसियात क्या है इसकी? इस किताब को कुरान के बाद हदीस की दूसरी सही तरीन किताब होने का एजाज़ हासिल है। इसकी तमाम हदीस सही है, और इसमें करीबुल मानी और मिलती जुलती हदीस को एक ही मकाम पे यकजा किया गया है। नीज़ मिलती जुलती रवायत के मुख्तलिफ तर्क व असानीद और इनके अल्फाज के फ़र्क व इख्तिलाफ को भी निहायत तरतीब व एहतियात से बयान किया गया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम को सहीएन कहते हैं, और अगरचे इन दोनों को की तमाम रिवायत के सही होने पर इत्तफाक है, लेकिन सही बुखारी को सही मुस्लिम पर तरजीह दी गई है। उसकी चंद वजूहत ये है। नंबर 1, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की निस्बत इल्म हदीस को ज़्यादा जानते हैं, इसलिए सही बुखारी को तरजीह हासिल है। इत्तिसाल सनद, यानी जिसमें सनद जो है वो टूटती नहीं है, इमाम मुस्लिम की निस्बत इमाम बुखारी की शराइत सख्त है। इमाम बुखारी का कौल है कि रावी जैसे रिवायत करे उसके साथ कम अज़ कम एक बार मुलाकात शर्त है, जबकि इमाम मुस्लिम के यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं। सही बुखारी की रवायत सही मुस्लिम की रवायत की निस्बत कम मजरूह है। सही बुखारी में सही मुस्लिम की निस्बत शाज़ और मुअल्लल रिवायात बहुत कम है। इमाम बुखारी के सामने तसनीफ़ हदीस का कोई नमूना नहीं था, मगर इमाम मुस्लिम के सामने बुखारी का नमूना मौजूद था। बुखारी की अक्सर हदीस पहले तबका से हैं, जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इसलिए उस्ताद को बुजुर्गी हासिल है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि सहीन के अलावा दीगर कुतुब हदीस में सही के साथ साथ ज़ईफ़ रिवायत भी पाई जाती है। नंबर 4 पे आती है जी सुनन अबू दाऊद। तालीफ अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअश अल जस्तानी, विलादत 202 हिजरी सजिस्तान, और वफात 275 हिजरी बसरा। तादाद हदीस 5274 बैन अल-अक़वामी नंबरिंग के मुताबिक। खसूसियात क्या है? ये किताब फ़िक़ही तरतीब पर मुश्तमिल है। इसमें इमाम अबू दाऊद ने तकरीबन हर बाब का उन्वान वही कायम किया है जो किसी इमाम ने इससे मसला इस्तेंबात किया है। इमाम अबू दाऊद के बकौल इसमें सिर्फ सही या सही के मुशाबा रिवायत को जमा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें ज़ईफ़ रिवायात भी मौजूद हैं। 5वें नंबर पे आती है जामे तिर्मिज़ी। तालीफ अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा अल तिर्मिज़ी, विलादत 209 तिर्मिज़, वफात 279 तिर्मिज़। तादाद अहादीस 3956 बैन अल-अक़वामी नंबरिंग के मुताबिक इसमें अहादीस मौजूद हैं। यह किताब फ़क़ी अवाब पर मुरतब की गई है। हर हदीस बयान करने के बाद उसका दर्जा, यानी ये सही है, हसन है, ज़ईफ़ है, गरीब है, बयान कर दिया गया है। अगर हदीस ज़ईफ़ है तो उसका वजह ज़ुफ़्त भी वाज़ेह किया गया है, और इख्तिलाफ़ी मसाइल में सहाबा, ताबीन, उलमा, फ़ुक़हा के अक़वाल भी नकल किए गए हैं। सिर्फ एक ही सनद के साथ हदीस बयान करके दूसरी असानीद की तरफ महज इशारे पर इक्तफ़ा किया गया है। 6ठे नंबर पे आती है जी सुनन निसाई। तालीफ अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शोएब नसाई, वलादत 215 हिजरी, खुरासान के शहर निसा में, वफात 303 हिजरी मक्का। तादाद हदीस 5761 बैन अल-अक़वामी नंबरिंग के मुताबिक। खसूसियात, इमाम नसाई ने पहले सुनन अल कुबरा मुरतब की, जिसमें सही और सकीम हर तरह की रिवायात मौजूद थी। फिर उसका इख्तिसार किया और मुरतब के बकौल सिर्फ सही हदीस को अलग कर दिया, लेकिन फिल हकीकत इसमें अभी भी ज़ईफ़ रिवायात मौजूद है, और इसका नाम अस्सुनन अस्सुग़रा अल मुसम्मा बिल मुज्तबा रखा गया। बिल मुज्तबा, बाद में ये किताब सुनन निसाई के नाम से मारूफ हो गई। इसमें सबसे कम ज़ईफ़ रिवायात है, और अहले इल्म ने कहा है कि सुनन निसाई का दर्जा सहीह के बाद है। 7वें नंबर पे सुनन इब्न माजा। तालीफ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यसीद इब्न माजा अल कुज़ैनी, विलादत 209 हिजरी, वफात 273 हिजरी। तादाद हदीस 4341 बैन अल-अक़वामी नंबरिंग के मुताबिक। खसूसियात, इसमें अक्सर वो हदीस हैं जो दूसरी कुतुब सहा में मौजूद नहीं है, तो ये इसकी एक इनफरादियत है। इसमें मुकर्रर हदीस नहीं है जो बार बार आती हैं। इसकी तरतीब फ़िक़ही अबवाब पर मुश्तमिल है।
हदीस की मजीद भी कुछ किताबें हैं, इनके अलावा भी जिनसे रिवायात मिलती हैं। सुनन दारमी बहुत मशहूर, सुनन अल-कुबरा अल-निसाई, दलाइल अन-नबुव्वा अल-बहीकी, सहीह इब्न खुज़ैमा, मुस्नद अबू याला, मुस्नद हमीदी, अल-मुअज्जम अल-औसत लिल-तबरानी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, अल इमाम बिन दकीक उल-ईद, सहीह जामी सगीर अल-बनानी, सुनन दारकुतनी, सुनन कुबरा अल-बैहक़ी, ये तकरीबन 30 के करीब है। 30 ऐसी कुतुब हैं जो अहादीस के अलावा है, जो उन 7 के अलावा है, जिनको हम मुसलमानों के अंदर जो है वो ज़्यादा मर्तबा हासिल है। इनके अलावा अहादीस जो है, हो सकता है कि कोई बात जो है मुकम्मल बयान ना की गई हो, एक रावी ने वो कुछ आधी रिवायत बयान की हो, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ कुतुब में मुकम्मल नहीं मिलती, लेकिन इन अहादीस की किताबों में किसी और रावी से वही मौजू जो है उसमें ज़्यादा तफसील सामने आती है। तो इन तमाम अहादीस जो उलमा होते हैं, वो इन तमाम अहादीस की किताबों को पढ़ते हैं, उनकी नज़र से कोई भी ऐसी अहादीस जो है वो रह नहीं जाती। तमाम 6 की 6 भी वो पढ़ते हैं और इन सब को भी देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक हमारे पास जो ज़ख़ीरा है वो हदीस का मुस्लिम दुनिया के पास मौजूद है। चंद फ़िक़ही हदीस इस्तिलाहात ये हम कल देखेंगे। आज के लिए हम इसको यहीं तक रोकते हैं। इसमें जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आई विल हैंड ओवर माइक टू साजिदा। साजिदा, आप हमारे साथ हैं? जी सर। जी मैं सर, मेरी स्क्रीन आवाज आ ऑफ रही है? कर रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। सर हो रही है स्क्रीन शेयर? जी बिल्कुल हो रही है आपकी स्क्रीन। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत रहम वाला है। हम लोग बाकायदा स्टार्ट लेते हैं अपने पहले लेक्चर से, और पहला लेक्चर जो है वो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है। आज जो है हम आर्यन जो एक कौम थी उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। स्टार्ट लेने से पहले एक छोटी सी कोटेशन। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल कबूल कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। हमें खुद को पुश करना है और कोई हमें जो है वो आगे की तरफ पुश नहीं करेगा। अगर हमने कुछ हासिल करना है तो खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। जैसे शुरू में मैंने बता दिया, आज हम आर्यन कौम के बारे में जो है पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आर्याई दौर, द आर्यन एरा, इस हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आज यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छी तरह से। पहला जो है इसमें नक्शे की मदद से आर्यों के असल वतन और इनकी नकल मकानी के रास्ते को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्यों के हिंदुस्तान आमद और मकामी तहजीब पर इनके असरात का जायज़ा लेंगे। नंबर 3 पर आर्याई मुआशरे की साख्त की वजाहत करेंगे। नंबर 4 जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा आर्यों की आबादी, आबादकारी, शहरी निज़ाम और माशी सरगर्मियों से वाकफियत। नंबर 5 पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा आर्यों के मजहबी अकायद के इर्तिकाई अमल। नंबर 6 जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हिंदू मत की अहम खसूसियात हैं। नंबर 7 जो है वो हम डिस्कस करेंगे बुद्ध मत और जीन मत मजहब की इब्तदा और उसका फैलाव कैसे हुआ, उसकी वजाहत। नंबर 8 पॉइंट है कि हम जो है वजाहत से इसको हम डिस्कस करेंगे कि बुद्ध मत और जीन मत किस तरह हिंदू मत से मुख्तलिफ हैं।
नंबर 9 जो पॉइंट है वो गंधारा तहजीब का इर्तिका और इसकी नुमायां खसूसियात होंगी। नंबर 10 जो पॉइंट है वो है शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में सिकंदर आज़म की मुहिम्मात की निशानदेही। नंबर 11 मौर्य ख़ानदान की इस सल्तनत की इब्तिदा और वसत और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के किरदार को बयान करेंगे। नंबर 12 जो पॉइंट है वो है गुप्त ख़ानदान के उरूज और उनके अहद में हिंदू मत के आया के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 13 पे पॉइंट है हमारा हिंदुस्तान के सियासी वहदत को कायम करने में राजा हर्ष का किरदार बयान करना। नंबर 14 पॉइंट है नवीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी तक कायम होने वाली अहम रियासतों के बारे में। तो हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आर्य थे क्या, कहाँ से आए थे और ये किस तरह की कौम थी। आर्यों का असल वतन और हिंदुस्तान में आमद। आर्य वेस्ट एशिया से ताल्लुक़ रखते थे। वो एक जंगजू और मुतहरिक कौम थी। वो लंबे कद, मजबूत जिस्म और सफ़ेद रंगत के मालिक थे। वो अपनी जिस्मानी बनावट की वजह से दूसरों को कमतर समझते थे। वेस्ट एशिया ज़माने कदीम से ही मिसाली तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ रहा है। तारीख दानों का ख्याल है कि वेस्ट एशिया में बढ़ती हुई आबादी, चरागाहों और ज़रूरी पैदावार में कमी और मुआशी बदहाली ने आर्यों को अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान बरे-सग़ीर आने पर मजबूर किया था। वो अफ़गानिस्तान से होते हुए पंजाब और सिंध तक जो है वो जा पहुँचे। आर्य चूंकि खाना बदोश थे और खुराक की तलाश में निकले थे, इसलिए इन्हें हिंदुस्तान बरे-सग़ीर के ये इलाके अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए मौजू नज़र आए। इन्होंने 1500 कब्ल मसीह के लगभग यहाँ आबाद होना शुरू हुए। आर्यों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों यानी जो थे दरावाड़ों को महकूम बना लिया था। इसी तरह इन्होंने एक नई तहजीब और सकाफत की बुनियाद रखी जो बहुत हद तक जो है दराज नस्ल के मकामी बाशिंदों की सकाफत से मिलती जुलती थी। और मसावात का निज़ाम भी इन्होंने दरहम बरहम कर दिया था। आर्या के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो है उम्दा, अजीम और काबिल एतमाद। जैसे शुरू में ही आप लोगों को आपने पढ़ा देखा यहाँ पर कि आर्या जो थे बहुत ज़्यादा जंगजू थे, बहुत ज़्यादा निडर कौम थी, खूबसूरत और मजबूत जिस्म के सफ़ेद रंगत वाले लोग थे। तो वो दूसरों को जो है वो कमतर समझा करते थे और इन लोगों के पेशे रफ्ता रफ्ता मोरूसी होने लगे। पेशे की तब्दीली को नापसंद किया जाता था और औरत को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था। यानी औरत की जो है स्टेटस जो था वो कोई ख़ास नहीं था आर्याई कौम में। मुआशरती निज़ाम, इनका मुआशरती निज़ाम कैसा था? आर्या मुआशरे में मुश्तरका ख़ानदान निज़ाम राइज था और मर्द ख़ानदान का सरबराह होता था। बहुत सारे ख़ानदान मिलकर एक कबीला बनाते थे। इस कबीले के सरदार की हैसियत राजा की तरह होती थी। राजा के फ़राइज़ में अमन व अमान कायम रखना, लोगों के झगड़ों के फैसले करना और फ़ौज की क़यादत करना वगैरह शामिल थे। सब लोग राजा की इज्जत करते थे और इसका हुक्म मानते थे। आर्या लोग बहुत सी खूबियों के मालिक थे। इनमें से एक खूबी ये थी कि वो मेहमान नवाज थे। वो बहुत खूबसूरत और सादा लिबास पहनते थे। औरतों के साथ साथ मर्दों को भी तरह तरह के खूबसूरत जेवरात पसंद थे। औरतें बनाव सिंगार का एहतमाम करती थीं। घर की देखभाल और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी औरतें अदा करती थीं। औरतों को इस दौर के राइज उलूम की तालीम भी दी जाती थी। आर्यों की खुराक में गंदम, जौ, चना, सब्जी, फल, दूध और मक्खन वगैरह शामिल थे। खास तकरीबात में भेड़ और बकरी वगैरह का गोश्त पकाया जाता था। आर्या फन तामीर से आशना थे। वो अपने लिए रोशन और कुशादा मकान बनाते थे जिनमें तमाम बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता था। शिकार खेलना आर्यों का पसंदीदा मशगला था। अपनी बहादुरी और महारत के इजहार के लिए बहुत से खेलों के मुकाबलों का एहतमाम करते थे। रक्स और मौसीकी में वो खास दिलचस्पी रखते थे।
आर्या चूंकि जंगजू कौम थी, इसलिए इनके मशागिल भी इनके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक थे। वो नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और शह सवारी के भी शौकीन थे। इनकी मुआशी सरगर्मियों में है कि हिंदुस्तान बरसगीर में आर्या लोग मौजूदा पाकिस्तान के चारों सूबों अफगानिस्तान, कश्मीर, भारती, पंजाब, अम्बाला और राजस्थान वगैरह के इलाकों में आकर आबाद हुए। आर्या चूंकि जंगजू थे, इसलिए इन्होंने यहाँ के द्रावड़ नस्ल की मकामी बाशिंदों पे दर पे हमले किए। मकामी लोग जंगजू ना थे और इनके पास अपने दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस वक्त कोई जदीद असला और हथियार भी मौजूद ना था। आर्यों ने बड़े पैमाने पर कत्लो गारत की और इन्होंने बच्चे कुछ मकामी लोगों को जुनूब की तरफ धकेल दिया। तो क्योंकि वहाँ के जो मकामी लोग थे द्राविड़ कौम के, वो उनके पास हथियार नहीं थे, वो लड़ना नहीं जानते थे, वो जंगबाजी नहीं जानते थे। तो इस तरह से ये उन पे हावी हो गए और उनके इलाके सर कर लिए और ख़ुद वहाँ पर मुकीम हो गए। और जो बचे कुछ कबीले वहाँ पर थे, तो उन्होंने उनको भी डरा धमका कर जुनूब की तरफ भेज दिया। आर्या खाना बदोश लोग बांस और घास फूस की झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे। बाद में इन्होंने गारे और ईंटों से मकान बनाना शुरू किए। इनके मकानों में पानी की निकासी का भी इंतजाम होता था। आर्यों की अक्सरियत यहाँ आकर ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हो गई। इन्होंने बंजर ज़मीन को भी आबाद किया और अपनी ज़रूरियात के लिए वसी पैमाने पर फसलें काश्त करना शुरू की। उनकी फसलों में गंदम, जौ, कपास और चावल वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। आर्या अपनी खुराक की ज़रूरियात और तिजारती नुक्ते निगाह से जानवरों को भी अहमियत देते थे। वो भेड़, बकरियां, गाय और घोड़े पालते थे। बार बर्दारी और खेतों में हल चलाने के लिए वो बैल और घोड़े इस्तेमाल करते थे। वो मुख्तलिफ जानवरों मसलन हिरन और शेर वगैरह के अलावा परिंदों का शिकार भी करते थे। अपने ज़माने में आर्या सनत के मैदान में भी काफ़ी तरक्की कर चुके थे। सूती और ऊनी कपड़ा बुन लेते थे और इस पर तरह तरह के खूबसूरत बेल बूटों की कढ़ाई कर लेते थे। आर्या तिजारत के मैदान में वसी तजर्बा रखते थे। वो ज़रूरी अजनास के अलावा सूती और ऊनी कपड़े की तिजारत में दिलचस्पी रखते थे। जानवर और खुसूसन घोड़ों में खरीदो फरोख्त इनके पास आम थी। आर्या मुख्तलिफ धातों से बनी हुई अशिया की तिजारत भी महदूद पैमाने पर करते थे। वो चमड़े को रंगने और इससे मुख्तलिफ अशिया की तैयारी में महारत रखते थे। आर्या लकड़ी से तैयार होने वाली ज़रूरत की आम अशिया से लेकर अलमारियां, बैलगाड़ियां और कश्तियां भी बना लेते थे। ये लोग मुख्तलिफ किस्म की धातों के इस्तेमाल से वाकिफ थे। वो सोना, पीतल, कांसी और लोहे वगैरह से जेवरात बना लेते थे और वो उन्हीं धातों से मुख्तलिफ किस्म के हथियार और बर्तन भी तैयार करते थे। ये तो थे इनके मुआशी ज़रूरियात और उनकी किस तरह से उनको इस्तेमाल किया करते थे। अब इनके मजहबी अकायद के, उनके अकीदे कैसे थे। आर्यों का मजहब जो था वो बहुत सादा था। इनकी मजहबी किताबों में कई देवताओं का जिक्र मिलता है। मसलन सूर्य यानी सूरज का देवता, दरोना आसमान का देवता, वायु हवा का देवता, अग्नि आग का देवता और इंद्र बारिश और तूफान का देवता वगैरह शामिल थे। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वो कोई मखसूस मकाम या इमारत मुतय्यन ना करते थे, बल्कि खुली जगह पर रसूमात की अदायगी की जाती थी। वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए गोश्त, घी, दूध और इस तरह की दूसरी अशिया के नजराने पेश करते थे, जिन्हें आग में फेंक कर ये तसव्वुर किया जाता था कि इनका देवता राजी हो गया। आर्यों की कई मजहबी किताबें थी जिनमें उनके देवताओं की तारीफ और अजमत बयान की गई है। इन किताबों में सबसे अहम कदीम ऋग्वेद है। इनके अकायद वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू मत की सूरत में सामने आए। हिंदू मत सर प्लीज मुझे अलर्ट दीजिए, मैं कॉल ऑफ कर लूं।
हाँ जी, सॉरी, ये बीच में कॉल आ गई थी। हिंदू मत जो थे, अब इसको देख लेते हैं। इनका यहाँ पर आपको एक इमेज भी नजर आ रही है। हिंदू मत का दारोमदार हिंदुस्तान की हजारों साल की मजहबी रिवायात और इंसान के अपने तजर्बात पर था। वक्त के साथ साथ इस मजहब के उसूल तब्दील होते रहे। मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोगों के देवता मुख्तलिफ थे जिनकी इबादत की जाती थी। हिंदुओं की मशहूर देवताओं में शिवा, शक्ति और विष्णुवा, इंद्रा वगैरह ज्यादा मशहूर थे। ये शिवा देवता जो है, इसका ये मज है, ज्यादा मशहूर थे। हिंदू मत के मुताबिक इंसान मरने के बाद किसी अच्छी या बुरी शक्ल में पैदा होता है। इसका इन्हिसार इंसान के अच्छे या बुरे अमाल पर है। इंसान का कोई भी अच्छा या बुरा अमल जाया नहीं जाता, बल्कि इंसान को इसके अच्छे या बुरे अमल के मुताबिक जजा या सजा दी जाती है। इंसान बार बार पैदा होता है और मरता है। बार बार पैदा होने और मरने की तकलीफ से इस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक कि वो मार्फत हासिल नहीं कर लेता। ये उनका अकीदा था हिंदू मत का। उसके बाद इनमें जात पात की तकसीम भी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू मत में जात पात का तस्वुर पैदा हुआ और हिंदू माशरा 4 बड़ी जातों में तकसीम हो गया। जो पहला था वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो थे सबसे ऊंची जात थी। ये मजहबी रसूमात पूरा करते थे, यानी पंडित वगैरह जो होते हैं वो थे ये। उससे निचले दर्जा जो है वो खश्तरी थे। खश्तरियों को इलाकों की हिफाजत और जंगो जदल का काम सौंपा गया, यानी वो सरहदों की हिफाजत किया करते थे, जिस तरह फौजी के काम होते हैं और डिफेंस का काम होता है, ये खश्तरी किया करते थे। तीसरी इनकी जो कौम थी वो वेश थी। सनत हरफत, खेती बाड़ी, तिजारत और मुख्तलिफ कारोबार वेश नाम की जात के लोगों के सुपुर्द किया जाता था। ये तीसरा जो है इनका दर्जा था। चौथे दर्जे में शूदर आते थे। शूदर को बहुत ज्यादा घटिया समझा जाता था। ये जात जो है वो घटिया समझी जाती थी। शूदरों के सुपुर्द आर्यों की खिदमत करना था, सफाई का काम, ख्याल रखना, जानवरों की खालें उतारना और जूते वगैरह गांठना, दूसरे निचले दर्जे के काम करना, ये सब शूदर किया करते थे। तो ये 4 जो जातें थी, ये डिवाइड थी इनकी मजहबी हवाले से, ये इनकी तकसीम थी। सबसे पहले जो है वो है बुद्ध मत। बुद्ध मत के बानी का नाम महात्मा गौतम बुद्ध था। वो 563 कब्ल मसीह में पैदा हुआ। इसका असल नाम सुधारत था। वो नेपाल की रियासत के एक राजा का बेटा था। वो खामोश तब और गौर फिक्र में मगन रहने वाला नौजवान था। उस वक्त के मजहब की बेजा पाबंदियों और बुरे रस्मों रिवाज से वो नफरत करता था। इसने जवानी ही में अपने घर बार, बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगलों में पनाह ले ली। वो दुनिया की आसाइशों से नफरत करने लगा और तन्हाई में गौर फिक्र में मसरूफ हो गया। 35 बरस की उम्र में इसने लोगों की इस्लाह और इन्हें सच्चाई की तरफ बुलाने के लिए तबलीग का आगाज किया। वो लोगों को सादगी और अपने नफ्स पर काबू पाने की ताकीद करता रहा। इस गर्ज से इसने अपनी जिंदगी के आखिरी 45 साल मजहबी और समाजी उमूर में खिदमत करते हुए गुजारे। ये बुद्ध मत मजहब के बानी महात्मा गौतम बुद्ध जो है, ये उसकी इमेज है। बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात। अब इनकी तालीमात क्या थी, इसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जात पात को तर्क करके गौतम बुद्ध ने अपने पैरोकारों को झूठ, चोरी, शराब नोशी और दूसरी बुराइयों से बचने की ताकीद की। गौतम बुद्ध का ख्याल था कि इंसान मौत के बाद अपने अमाल की बुनियाद पर दोबारा किसी और शक्ल में दुनिया में भेज दिया जाता है और यह सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। इससे निजात के लिए इंसान को सच्चाई, सादगी और एतदाल इख्तियार करना चाहिए। इसने जानदार को तकलीफ ना पहुंचाने की ताकीद की और वो माशरे में इंसाफ लाने का कायल था। वक्त के साथ साथ बुद्ध मजहब के पेशवा इखलाक और किरदार की बहुत सी कमजोरियों का शिकार होने लगे और अपने पैरोकारों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करने लगे। ऐसे मौकों पर लोग दोबारा हिंदू मत की तरफ रुजू करने लगे। तारीख दानों का ख्याल है कि बुद्ध मत अपनी खुद साख्ता मजहबी पाबंदियों की वजह से लोगों के लिए पसंदीदा मजहब ना रहा, क्योंकि इसमें पाबंदियां ज्यादा थी और लोग जो हैं वो सहल पसंद होते हैं। इस वजह से ये बुद्ध मत जो था ज्यादा पसंदीदा ना रहा और ज्यादा देर तक ये कायम ना रह सका।
तीसरा जो इनका मजहब है वो है जीन मत। जीन मत को 6ठी सदी कब्ल मसीह में फरोग हासिल हुआ। इसे बुद्ध मत से भी कदीम मजहब तस्लीम किया जाता है। जीन मजहब का पहला मुबल्लिग रेशभा था, जिसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इस मजहब के मुबल्लिग आते रहे। हिंदुस्तान बरसगीर में जीन मत का आगाज वर्धमान महावीर से हुआ। महावीर, और ये मुजस्मा भी महावीर का है। महावीर भारत के कस्बे वैशाली के करीब 599 कब्ल मसीह में पैदा हुआ। इसने ऐशो इशरत छोड़कर हक की तलाश में तर्क दुनिया कर दी, यानी दुनिया को छोड़कर ये हक की तरफ चल पड़ा। 12 बरस तक सख्त तकालीफ और मुशक्कत बर्दाश्त करने के बाद महावीर को मार्फत का इल्म हासिल हो गया। फिर इसने हासिल शुदा इल्म की तबलीग शुरू की। इसका मजहब जीन मत कहलाया। महावीर ने 527 कब्ल मसीह में 72 साल की उम्र में वफात पाई। जीन मत की बुनियादी तालीमात क्या थी, ये जो तबलीग थी वो असल में थी क्या, ये देख लेते हैं। बुद्ध मत की तरह जीन मत के पैरोकार भी जात पात के निज़ाम को अच्छा नहीं समझते थे। उनके नज़दीक सब बराबर थे। झूठ, चोरी, कत्ल और आसाइशात दुनिया से इस्तिफादा नापसंदीदा अमाल हैं। जीन मत के अकायद के मुताबिक 3 बुनियादी उसूल अपना कर इंसान रूहानी तौर पर आला मकाम हासिल कर सकता है। नंबर 1, दुरुस्त अकीदा, सही इल्म और दुरुस्त अमल। ये 3 अकीदे थे जीन मत के। जीन मत अपनी पाबंदियों और सख्त मजहबी तालीमात की वजह से अवाम में ज्यादा मकबूलियत हासिल ना कर सका। इस तरह ये मजहब भी अपने जवाल की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। चौथा जो था इनका मजहब वो था हिंदू मत का बुद्ध मत और जीन मत से फर्क। चौथा इसके डिफरेंस जो आ गया, हिंदू मत, बुद्ध मत और जीन मत के माबैन फर्क को ये जो है बयान किया गया है। देखते हैं जी। हिंदू मत एक पेचीदा मजहब था, जबकि बुद्ध मत और जीन मत सादा मजहब था। हिंदू मत के बरक्स बुद्ध मत और जीन मत में अदम तशद्दुद पर जोर दिया गया। हिंदू मत में मौजूद ब्रह्मों की बरतरी और वेदों को बुद्ध मत और जीन मत तस्लीम नहीं करते थे। हिंदू मत में ऊंची और नीची जात का तस्वुर दिया गया, जबकि बुद्ध मत और जीन मत के मानने वाले जात पात पर यकीन नहीं रखते थे। ये डिफरेंस था इनका। हिंदू मत अपने मिजाज और खुसूसियात के लिहाज से बुद्ध मत और जीन मत से कतई मुख्तलिफ था। हिंदू मत में देवी देवता की पूजा की जाती, जबकि बुद्ध मत के आगाज और जीन मत में ऐसी चीजों का तस्वुर नहीं था। उसके बाद है जी गंधारा तहजीब। गंधारा तहजीब का इलाका वादी सिंध के शुमाल में वाक़ है। रावलपिंडी से पेशावर तक का इलाका गंधारा कहलाता था। इसका मरकजी शहर टेक्सला था। पाकिस्तान के मौजूदा इलाकों में पेशावर, मर्दान, सवात, दीर, मालाकंड, बाजोड़ और टेक्सला गंधारा तहजीब के अहम इलाकों में शामिल हैं। 25,000 साल पहले गंधारा तहजीब और सकाफत का एक आला और मुमताज मरकज रहा है। यहाँ तालीमी सहूलतें बहुत मयारी थी। टेक्सला में इल्मी दरसगाह यूनिवर्सिटी मौजूद थी, जहाँ दूर दराज से लोग आकर इल्म हासिल करते थे। वसी एशिया इलाकों से आने वाले ग्रोहों और लश्करों ने वादी सिंध की सकाफत में अपने रंग भी शामिल किए। किशन खानदान के महाराजा कंशक के दौर में गंधारा आर्ट को बहुत उरूज हासिल हुआ। इल्म और हिकमत के अलावा मुख्तलिफ फनून में भी उन लोगों को कमाल हासिल था। इस दौर की लिखी हुई इबारात जो मिलती हैं, संग तराशी का फन खुसूसन नुमाया नजर आता है। गंधारा की तहजीब को बैरून हमलावरों ने आकर बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान, वेस्ट एशिया और यूनान से आने वाले लश्करों के हमरा अहले इल्म और फनकार भी आए और यूं गंधारा में मुख्तलिफ तहजीबों के मिलाप से नए असरात मुरतब हुए। गंधारा आर्ट के मुख्तलिफ अदवार के नमूने पाकिस्तान के अजायब घर टेक्सला में मौजूद हैं। फिर स्टार्ट हुआ जी सिकंदर आजम। ये 323 कब्ल मसीह से 356 कब्ल मसीह तक सिकंदर आजम शुमाल यूनान की रियासत मकदूनिया का शहजादा था। वो 356 कब्ल मसीह में पैदा हुआ। इस मशहूर यूनानी
मुफक्किर अरस्तु जैसा उस्ताद मिला, जिसने अपने शागिर्द को इब्तदाई उम्र में ही बहुत से इल्म सिखा दिए। इस तरबियत का असर उसकी शख्सियत पर नुमायां था। तख्त नशीनी के बाद सिकंदर की सलाहियतें निखर कर सामने आईं। वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अजीम तरीन फातेह की हैसियत से दुनिया की बड़ी शख्सियात में शुमार किया जाने लगा। सिकंदर बचपन ही से दुनिया को फतह करने का अज़्म रखता था। 20 साल की उम्र में तख्त नशीनी से कबल दारा शाह ईरान ने मकदूनिया पर हमला किया और खाई। शाह ईरान को शिकस्त देकर सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान के रास्ते में हिंदुस्तान का रुख किया। टैक्सला के राजा ने सिकंदर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपनी रिवायती मकामी हरीफ पोर्स के खिलाफ सिकंदर को उकसाया। पोर्स जो था वो एक बहादुर राजा था। वो अपनी शुजाअत और जंगी कुव्वत की वजह से नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। पोर्स की जंगी कुव्वत में मुमताज तरीन चीज बड़ी तादाद में हाथियों की मौजूदगी थी। वो दुश्मन पर हैबत तारी करने का बायस बनती थी। ये हाथी तरबियत याफ्ता होते थे। ये न सिर्फ दुश्मन पर बढ़ चढ़कर हमला करते थे, बल्कि अपने सवारों की हिफाजत करना भी बखूबी जानते थे। इसका नतीजा ये था कि सिकंदर के सिपाहियों पर पोर्स के लश्कर में हाथियों की मौजूदगी का रोब तारी हो गया। ताहम दोनों अफवाज के माबैन खून रेज जंग हुई और दोनों लश्कर बहादुरी और शुजाअत में एक दूसरे से बढ़ने लगे। पोर्स ने बसाते खुद दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला किया। दौरान जंग इससे कई तीर लगे, जिनकी वजह से इसका बहुत सा खून बह गया और वो बेहोश हो गया। इसके हाथी ने इस हालत में अपने आका की हिफाजत की और किसी को भी इसके करीब न आने दिया। दूसरी तरफ सिकंदर ने जंगी चालें चलते हुए पोर्स की फौज को मुंतशिर कर दिया और बिला आखिर सख्त मुकाबले के बाद पोर्स को शिकस्त हुई और उसे गिरफ्तार करके सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर इसकी जुर्रत और शुजाअत से बहुत मुतासिर हुआ और उसे इसकी सल्तनत वापस लौटा दी। इस हुस्न सलूक पर पोर्स सिकंदर का मददगार बन गया। सिकंदर ने पोर्स को साथ मिलाने के बाद बहुत से छोटे मकामी कबीलों और रियासतों को ज़ेर किया, जो बाहिमी झगड़ों और इंतशार की वजह से सिकंदर का डट कर मुकाबला न कर सके। सिकंदर ने बिला आखिर अपने फतूहात की तसलसल में सख्त मुकाबले के बाद सियालकोट पर कब्जा कर लिया और बकिया हिंदुस्तान को फतह करने के लिए दरियाए ब्यास के किनारे जा पहुंचा। अपने वतन से निकलने के बाद दरियाए ब्यास के किनारे पहुंचने तक का तवील अरसा सिकंदर आजम और इसकी फौज मुसलसल हालत जंग में रही। इसका नतीजा ये निकला कि मुसलसल फतूहात की बावजूद सिकंदर की फौज ने मजीद पेशकदमी से इनकार कर दिया। सिकंदर की बहुत कोशिशों के बावजूद इसकी फौज किसी सूरत मजीद लड़ने पर तैयार न हुई। चुनाचे 326 कबल मसीह में सिकंदर ने वापसी का हुक्म दिया और सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में दुनिया का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था। सिकंदर आजम की वसीयत। सिकंदर आजम का जो इंतकाल हुआ वो 330 कबल मसीह हुआ। दुनिया इंसान के लिए अर्जी कयामगाह है और इसमें मौजूद तमाम अशिया भी फानी है। इंसान के साथ कब्र में सिकंदर हुए इंतकाल से कबल वसीयत की कि मेरे दोनों हाथों से बाहर रखे जाए ताकि दुनिया जान ले कि इतनी बड़ी सल्तनत और अख्तियार के बावजूद मैं जा रहा हूँ। यही एहसास इंसान की जिंदगी का ऐसा कोई है दूसरे के लिए खैर, भलाई, अदल और एहतराम इंसानियत पर मबनी होता है। उसके बाद मौर्य दौरे हुकूमत आया। ये 185 कबल मसीह से लेकर 321 कबल मसीह तक। सिकंदर आजम के हिंदुस्तान बरे सगीर से वापसी के बाद मकामी हुक्मरान ने अवाम पर बेपनाह मजालिम ढाने शुरू कर दिए। तरह तरह के टैक्स आयद किए, बेजा पाबंदियां लगा दी। इन हालात में चंद्रगुप्त नामी बहादुर नौजवान ने इक़्तिदार पर कब्जा करते हुए मौर्य हुकूमत की बुनियाद रखी। मौर्य हुकूमत का पहला हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने अपनी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए दाखिली और खारजी सतह पर खुसूसी तवज्जो दी। इसने हिंदुस्तान में एक मजबूत हुकूमत कायम की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा बंदुसार तख्त नशीन हुआ। इसने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी सल्तनत को वसअत और इस्तेकाम देने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। बंदुसार के इंतकाल के बाद 273 कबल मसीह में इसका बेटा अशोका हुक्मरान बना।
अशोका एक अजीम बादशाह। अशोका की उम्र 21 साल थी जब बिंदुसार की वफात हुई। अशोका ने निहायत काबिलियत के साथ हुकूमत की। इसके बाद इसके बारे में मौरखीन का ख्याल है कि वो हिंदुस्तान बर सगीर के गैर मुस्लिम तारीख का सबसे अजीम बादशाह था। अशोका अपनी इब्तदाई जिंदगी में अपने अहद के दूसरे बादशाहों से कम ज्यादा मुख्तलिफ था, कुछ ज्यादा मुख्तलिफ था। अपने बाप बिंदुसार के अहद में वो टेक्सला का गवर्नर था। वो अपनी सख्त गिरी की वजह से मशहूर था। जंगल में जानवरों का शिकार करना और इनका गोश्त खाना और इसके पसंदीदा मशागिल थे। वो अच्छा तीरंदाज और शहसवार था, लेकिन संगदिल और सफाक इंसान था। अशोका के जेर नगी इलाकों में कोह हिंदुकश से लेकर बंगाल तक का इलाका, शुमाल में कश्मीर, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, जबकि जनूब में मैसूर तक का इलाका शामिल थे। उसके बाद कालंगा की जंग। अशोका की सल्तनत में एक सूबा कालंगा था जिसमें अक्सर बगावतें होती रहती हैं। अशोका ने इन बगावतों को खत्म करने के लिए बिला आखिर कालंगा पर चढ़ाई की। एक जबरदस्त जंग हुई जिसमें तकरीबन 1.5 लाख अफराद मारे गए और इतने ही जख्मी हुए। कालंगा की जंग अशोका के हद की वाहिद काबिल जिक्र जंग है। इस जंग ने अशोका की जिंदगी बदल डाली। कालंगा में होने वाली कश्त खून ने अशोका के दिल को हिला दिया। इसने फतह की खुशी मनाने के बजाय इस जंग को अपनी जिंदगी की बड़ी गलती करार दी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानें जाया हुई थी। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा जख्मी हुए थे। इसने अपने मातहतों को फौरन नसीहत कर दी कि तलवार के जोर से हुकूमतों को जेर ना किया जाए, बल्कि आला इखलाक और खिदमत के जरिए लोगों के दिल जीते जाए। इसने अपनी बाकी जिंदगी खिदमत खिल्क के लिए वक्फ कर दी। अशोका बुद्ध मत मजहब से खासा मुतासिर था, लिहाजा इसने पूरे मुल्क में बुद्ध मत की तरवीज की। अशोका ने जात पात के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। कालंगा की जंग के बाद अशोका ने 30 बरस तक हुकूमत की। ये दौर बर सगीर की तारीख का पुरअमन दौर कहलाता है। अशोका ने रफ़ाए आमा के बहुत से काम किए। इसने 232 कबल मसीह में वफात पाई। उसके बाद जो है 320 से लेकर 550 तक जो है गुप्त दौर शुरू होता है। ये 3री सदी ईस्वी तक हिंदुस्तान बर सगीर इंतशार और बदनज़मी का शिकार था। 4ठी सदी ईस्वी की इब्तदा में एक ताकतवर और मुत्तहदा मरकजी सल्तनत नमूदार हुई, जिसने सारे हिंदुस्तान बर सगीर को एक बार फिर मुतहद कर दिया। 4ठी सदी ईस्वी हिंदुस्तान बर सगीर में गुप्त खानदान की हुकूमत कायम हुई। गुप्त खानदान का बानी महाराजा श्री गुप्ता था, जो मक्क नामी जगह के करीब किसी छोटी रियासत का हुक्मरान था। वो इस रियासत का महाराजा कहलाता था। गुप्ता की औलाद में चंद्रगुप्त अव्वल वो महाराजा था जिसने अपनी रियासत की सरहदों में इजाफा किया और मुख्तलिफ जंगों के जरिए इलाहाबाद तक इलाका फतह किया। चंद्रगुप्त अव्वल 320 में पटना में तख्त नशीन हुआ। इसने थोड़े अरसे में मकामी राजाओं को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत पर को बुत ओद और पहाड़ तक वसी कर लिया। इसने करीबन 15 साल हुकूमत की। चंद्रगुप्त की वफात के बाद इसका बेटा समुद्रगुप्त तख्त नशीन हुआ। इसने 40 साल हुकूमत की। वो जंगो जदल और फतूहात का शौकीन था। गुप्ता खानदान की तारीख में समुद्रगुप्त ताकतवर तरीन बादशाह था। इसने कमजोर रियासतों को खत्म करके वहां अपना झंडा लहराया और एक बड़ी सल्तनत का बादशाह बन गया। चंद्रगुप्त के इंतकाल के बाद इसका बेटा चंद्रगुप्त दोम हुक्मरान बना। वो करीबन 38 साल तक हुक्मरान रहा। अपने बाप और दादा की तरह इसने हिंदू मत मजहब की सरपरस्ती की। इसके अहद में हिंदू मत एक मरतबा फिर हिंदुस्तान बर सगीर का अक्सरियती मजहब बन गया। चंद्रगुप्त दोम के अहद का कारनामा संस्कृत जबान के इल्म अदब की तरक्की थी। चंद्रगुप्त दोम की वफात के बाद इसके जानशीन नाअहल निकले और ज्यादा अरसे तक हुकूमत को कायम न रख सके। इस तरह गुप्त हुकूमत जवाल का शिकार हो गई। उसके बाद जो है हर्ष का दौर आता है। 606 से लेकर 647 तक ये दौर रहा। गुप्त खानदान के जवाल के बाद हिंदुस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा हो गई। 606 तक जारी रही। 606 में हर्षवर्धन नामी एक बादशाह हिंदुस्तान की तारीख में नमूदार हुआ। इस बादशाह ने मुंतशिर रियासतों और हुकूमतों को एक झंडे तले जमा किया और एक मरतबा फिर बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी। 647 में इसकी वफात के साथ ही इसकी अजीम सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा हर्ष एक मुतलकुल अन्नान हुक्मरान था। हुकूमत के तमाम ओहदे इसकी गिरफ्त में थे। हर्ष बड़ा इल्मी व अदबी ज़ौक़ रखता था।
जिसने न सिर्फ इल्म और अदब की सरपरस्ती की बल्कि खुद भी तसनीफ और तारीफ का काम किया। इसके लिखे हुए संस्कृत जबान के ड्रामे आज भी मशहूर हैं। इसकी अहम रियासतें हर्षवर्धन के वफात के बाद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कौमों ने अपनी रियासतें कायम करने की कोशिशें की, जिनकी तफसील ये है। नंबर 1 थी कनौज। रियासत कनौज जो थी वो 9वीं सदी ईस्वी में कायम हुई। एक राजपूत हाकिम भोजा ने कनौज को अपना दारुल हुकूमत बनाया। इस रियासत की सरहदें गुजरात और बंगाल तक फैली हुई हैं। नंबर 2 दिल्ली। 10वीं सदी के आखिर में रियासत दिल्ली पर तोमार खानदान ने कब्जा किया। इस खानदान का बानी राजा इंगपाल था। इसके बाद 12वीं सदी में चौहान राजपूतों ने दिल्ली पर कब्जा किया। जनूबी हिंद। रियासत जनूबी हिंद में राशिद कोट खानदान ने 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी में हुकूमत की। इसके बाद चालुक्य खानदान और यादव खानदान ने हुकूमत की। तामुल रियासत 10वीं और 11वीं सदी में तामुल रियासत कायम हुई जो तेजी से दक्कन श्रीलंका तक फैल गई। उसके बाद कश्मीर नंबर 5 पे 8वीं और 9वीं सदी में कश्मीर पर कोटला खानदान की हुकूमत रही। ये 856 में से इस रियासत पर खानदान ने कब्जा किया और 11वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी तक ये यहाँ लोहार खानदान की हुकूमत रही। उसके बाद बंगाल और बहार आई। 8वीं सदी रियासत बंगाल और बहार पर पाल खानदान ने कब्जा किया। 11वीं सदी में इलाका सीन खानदान के कब्जे में आ गया। बख्तियार खलीजी 1203 में इस खानदान के राजा लक्ष्मी सेन को शिकस्त देकर ये इलाका दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। तो ये था आज का हमारा हिस्ट्री का टॉपिक था जो कि तकरीबन एंड हो गया। हिस्ट्री बहुत लंबी होती है। ये एक आर्यन की जो है हिस्ट्री थी, आर्यन कौम की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब जो है टाइम हमारा इसका ख़त्म हो चुका है। अब है हमारा जनरल नॉलेज का, तो हम लोग जनरल नॉलेज की तरफ चलते हैं। मैम नगीना, मैम जवेरिया है मेरे साथ मौजूद आप लोग? मैम जवेरिया मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज में भी सल्तनत के हवाले से कुछ स्पेशल यूँ समझिए डेट्स हैं, इनको याद करना है कि कौन सी सल्तनत कब से कब तक रही। सबसे पहले मुगलिया सल्तनत को देख लेते हैं। ये जो सल्तनतें हैं की जो स्लाइड्स हैं वो आगे पीछे हो गई हैं। मैं आपको जो है ना इसमें PDF में और उसमें ग्रुप में व्हाट्सएप में वो तरतीब से भी भेज दूंगी। सबसे पहले हम मुगलिया सल्तनत को जो है डिस्कस कर लेते हैं। आ रही है। अच्छा जी, थैंक यू मैम नगीना। इस सिग्नल का प्रॉब्लम था इसलिए। जी, मुगलिया सल्तनत को हम लोग देख लेते हैं। पहले भी आप लोगों ने जो अभी आर्यन की कौम का पढ़ा वो भी हिस्ट्री के हवाले से था, ये भी इससे रिलेट है। तो मुगलिया सल्तनत से पहले जो ये डेट्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुगलिया सल्तनत जो है वो 1226 से लेकर और 1857 तक बड़े सगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। और 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। तो मुगलिया सल्तनत अपने उरूज में तकरीबन पूरे बड़े सगीर पर हुकूमत की इसने। और मौजूदा दौर के जो अगर हम कह लें तो ये जो हुकूमत की थी वो थी अफगानिस्तान पर, पाकिस्तान पर, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर इनका दौरा रहा। ये मुगलिया सल्तनत की जो इसमें मुगलिया सल्तनत का पहला जो दौर था वो 1555 में था। ये दोबारा गद्दी नशीन हुए, इसमें हुमायूं थे। नंबर 2 पे 1556 पर जलालुद्दीन अकबर थे। तीसरे जो मुगलिया सुल्तान थे वो जहांगीर सलीम थे, जिन्होंने 1605 में हुकूमत की। नंबर 4 पे जो है 1628 में शाहजहां ने जो है वो सल्तनत अपनी जो है वो चलाई। और उसके बाद
1659 में औरंगजेब ने, 1707 में शाह आलम अव्वल, उसके बाद 1712, उसके बाद 1713 में फारूक शीर ने। नंबर 9 पर जो थे 1719 में रफत राजत ने, 1719 रफत दौला ने। नंबर 11 पे 1719 में ने कशियार। नंबर 12 पे 1719 में महमूद शाह। उसके बाद जो है नंबर 13 पे 1748 में जो मुगलिया सल्तनत चलाई वो थे 1748 में अहमद शाह। नंबर 14 पे 1754 में आलमगीर। 15 जो सल्तनत चलाई वो चलाई शाह आलम ने 1759 में। नंबर 16 पर थे सुल्तान, वो अकबर बादशाह थे, 1806 में इनकी सल्तनत रही। और नंबर 17 पे 1837 में दोबारा बहादुर शाह जफर ने इनकी हुकूमत रही और ये मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम हुआ। और इनका हुकूमत जो था, दौरे हुकूमत, वो तकरीबन 315 साल पर मुहित था। इन्होंने 315 साल जो है हुकूमत की। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं लोधी सल्तनत। लोधी सल्तनत जो है ये जो थी, इन्होंने पहली इनका भी दौरे हुकूमत अगर देख लिया जाए लोधी सल्तनत का, तो 75 साल इन्होंने तकरीबन इन्होंने हुकूमत की। और पहले जो सल्तनत थी वो थी 1451 में बहलवल लोधी ने। और नंबर 2 पे 1489, उर्दू में ज़रा मुझे डेट्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, 1489 में अलेक्जेंडर लोधी ने अलेक्जेंडर लोधी दोम ने जो है वो हुकूमत की। 1517 में इब्राहिम लोधी ने हुकूमत की। और ये इब्राहिम लोधी की हुकूमत के बाद ही जो है नेक्स्ट हुकूमत आई थी। और ये लोधी सल्तनत 75 साल तकरीबन इसकी हुकूमत रही। उसके बाद जो है सूर्य खानदान, सूर्य सल्तनत जो थी पहले 1539 में शेरशाह सूरी ने की। नंबर 2 पे जो थे वो 1545 में इस्लाम शाह सूरी की सल्तनत रही। नंबर 3 पे 1552 में महमूद शाह सूरी ने सल्तनत की। नंबर 4 पे 1553 में इब्राहिम सूरी ने जो है हुकूमत की। सूर्य सल्तनत इसीलिए कहलाती है कि ये सूर्य खानदान से रिलेट है। नंबर 5 पे 1554 में परवेज शाह सूरी ने हुकूमत की। उसके बाद नंबर 6 पे 1554 में ही मुबारक खान सूरी आए। नंबर 7 पे 1555 में अलेक्जेंडर सूरी आए। और ये सूरी सल्तनत जो है तकरीबन 16 साल तकरीबन रही इनका दौरे हुकूमत। और 1555 में इनका एंड हो गया, सल्तनत का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं जी तगल्लुक सल्तनत। तगल्लुक सल्तनत जो है उसमें नंबर 1 जो था वो थे 1320 में गयासुद्दीन तगल्लुक अव्वल। दूसरा दौर जो शुरू हुआ वो 1325 में मोहम्मद बिन तगल्लुक दोम। तीसरा दौर जो शुरू हुआ वो 1351 में फिरोज शाह तगल्लुक का। नंबर 4 1388 में गयासुद्दीन तगल्लुक दोम का। और नंबर 5 पे 1389 में अबू बकर शाह का। नंबर 6 जो है 1389 मोहम्मद तगल्लुक सोम आए, इनकी हुकूमत रही। नंबर 7 पे 1394 अलेक्जेंडर शाह अव्वल ने हुकूमत की। नंबर 8 पे 1394 नासिरुद्दीन शाह दोम ने जो है हुकूमत की। नंबर 9 1395 नुसरत शाह ने हुकूमत की। नंबर 10 पर 1399 नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दोम ने की। नंबर 11 पर 1413 में दौलत शाह ने जो है हुकूमत की। और तगल्लुक इस तरह से 1413 में जो तगल्लुक सल्तनत का इख्तिताम हुआ। और तकरीबन इनका दौरे हुकूमत 94 साल रहा, 94 साल इनकी हुकूमत रही। फिर जो है सईद सल्तनत के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि सईद सल्तनत ने हुकूमत कब से कब तक की। सईद सल्तनत ने जो हुकूमत की वो 37 साल तकरीबन की थी। और इनका जो दौर शुरू हुआ नंबर 1 14 से खजर खान से शुरू हुआ। दूसरे दौर में
1421 में मोइनुद्दीन मुबारक शाह दोम जो है वो सल्तनत में रहे। नंबर 3 1434 में मोहम्मद शाह चहारुम, और नंबर 4 पे 1445 में अलादीन आलम शाह सईद सल्तनत जो है में रहे, और इनका दौरे हुकूमत जी 37 साल रहा। मुगलिया सल्तनत का जो स्टार्ट हुआ वो 1526 में हुआ पहली दफा, और 1530 तक रहा। पहला जो दौर शुरू हुआ था 1526 से 1530 तक, और 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर रहे, और दूसरे जो सल्तनत का दौर हुकूमत जो दर रहा वो हुमायूं का था। अब आ जाते हैं जी हमारा बरतानवी राज। बरतानवी राज में जो है वो 1558 में लॉर्ड किंग का राज रहा। नंबर 2 में 1862 में लॉर्ड जेम्स ब्रोस युलगन। नंबर 3 में 1864 में लॉर्ड जन लॉरेंस का था। नंबर 4 पे 1869 लॉर्ड रिचर्ड मेयो ने जो है वो सल्तनत की। नंबर 5 पे 1872 में लॉर्ड नॉर्थबेक ने की। नंबर 6 पे 1876 में लॉर्ड एडवर्ड लैटिन ने की। नंबर 7 में 1880 में लॉर्ड जॉर्ज रेपन ने की। 1884 में जो दौरे हुकूमत रहा वो लॉर्ड डिफरेंट का था। 1888 में लॉर्ड हैनी लेस्डॉन का था जो दौरे हुकूमत रहा। नंबर 10 पे 1894 में लॉर्ड विक्टर ब्रॉस यलगन ने की, इनका दौरे हुकूमत था। नंबर 11 में 1899 में लॉर्ड जॉर्ज कर्जन ने जो है हुकूमत की। नंबर 12 पर 1905 में लॉर्ड गुलबर्ट मंटो ने हुकूमत की। नंबर 13 पे जो है 1910 में लॉर्ड चार्ल्स हार्डिज ने हुकूमत की। नंबर 14 पे 1916 में जो दौरे हुकूमत रहा वो लॉर्ड फेडरिक से लम्सफोर्ड तक था। 15वें नंबर पे जिसने की वो 1921 में की, और वो थे लॉर्ड रिक्ससेजिक रेडेग। और नंबर 16 पे 1926 में लॉर्ड एडवर्ड अरोन ने की। 17वें जो थे जिन्होंने दौरे हुकूमत चलाई, अपनी सल्तनत चलाई, वो 1931 में लॉर्ड फर्मने विल्गन ने जो है हुकूमत की। 18वें नंबर पे 1936 में लॉर्ड एल्जेड लिंथगो ने की। 19 में जो थे 1943 में लॉर्ड अर्कबाल्ड वेवल ने की। और नंबर 20 पे जो थे 1947 में वो लास्ट वाले जो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन ने। और ये बरतानवी साम्राज्य का इस तरह इख्तिताम हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं खलीजी सल्तनत। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं 1947 के बाद जो है फिर भारत वजीर आजम आ गए। 1947 में जवाहरलाल आ गए, फिर 64 में गुलजारी लाल आ गए, 1964 में फिर लाल बहादुर शास्त्री भी थे, 1966 में गुलजारी लाल नंद, और इस तरह से 2004 में अगर हम करें तो मनमोहन सिंह, और 2014 में अब नरेंद्र मोदी जो अब तक जिसकी साम्राज्य हुकूमत मौजूद है वो दौर शुरू हो गया। खलीजी सल्तनत जो था ये 30 साल रहा। ये 1290 में जो है ये इसका स्टार्ट हुआ, और ये जलालुद्दीन फिरोज खलजी की सल्तनत रही 1290 में। और नंबर 2 पर जो सुल्तान रहे वो 1292 में अलादीन खलजी थे। अगर हम नंबर 3 को देख लें, 3 इसमें मिस हो गया और नंबर 4 आ गया, सॉरी। 1316 में शहाबुद्दीन उमर शाह थे। 5वें नंबर पे 1316 में जो हुकूमत की कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने की। और नंबर 6 पे जो है 1320 में नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने की। और ये खिलजी सल्तनत का इख्तिताम हुआ, और ये 30 साल तकरीबन इन्होंने हुकूमत की। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस की। जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल के बाद होते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहला से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो कैसे कैसे किन किन डेट्स में हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं।
पहला जनरल इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 में हुआ अवामी लीग से। दूसरा जनरल इलेक्शन 7 मार्च 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीसरा जनरल इलेक्शन हुआ वो 28 फरवरी 1985 में हुआ, ये गैर जमाती इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। चौथा जो जनरल इलेक्शन हुआ वो 16 नवंबर 1988 में हुआ और ये पीपीपी का था। पांचवें जनरल इलेक्शन 24 अक्टूबर 1990 में आया आईजीआई का। छठा जो जनरल इलेक्शन हुआ वो 6 अक्टूबर 1993 में, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। सातवां जनरल इलेक्शन हुआ ये 3 फरवरी 1997 को हुआ, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग का। आठवें जनरल इलेक्शन में 10 अक्टूबर 2002 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। उसके बाद नवा जनरल इलेक्शन 18 फरवरी 2008 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 10वां जनरल इलेक्शन जो हुआ वो 11 मई 2013 को हुआ और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था। 11वां जनरल इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को जो हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी इमरान खान का है। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जनरल क्वेश्चंस, जनरल इंफॉर्मेशन कि दुनिया की सबसे पहली खातून सदर कौन थी, तो ये अजाबला पैरोन थी। दूसरे नंबर पे सवाल है जी, बल्कि इंफॉर्मेशन है कि दुनिया की सबसे पहली खातून वजीर आजम कौन थी, तो ये थी जी मिसेस बंदरानायक की श्रीलंका से थी। यूएनओ की जनरल असेंबली की पहली खातून सदर ये भारत की पंडित विजय लक्ष्मी थी। दुनिया की मौजूद तवील उम्र बरसरे इक़्तिदार मलका बरतानिया मलका एलिज़ाबेथ। दुनिया का कुतुब शुमाली पर सबसे पहला शख्स अमेरिका रॉबर्ट एडविन पेरी। अक़वाम मुत्तहिदा का पहला सेक्रेटरी जनरल नॉर्वे के मिस्टर गोयलॉय। माउंट एवरेस्ट सर करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था, न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी थे। दुनिया का कुतुब जुनूबी पर सबसे पहला शख्स जो था जाने वाला वो था नॉर्वे के थे मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर जो इंसान ने पहला कदम रखा वो अमेरिका से था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दुनिया से पहला जाने वाला खला में जो पहला जाने वाला आदमी था वो रूस का था, यूरी गागरिन। खला में सबसे पहली खातून जो गई वो रूस की थी, वो थी क्यूवेल स्नॉल्डी मेरोफटनारेशकोफा। बड़ा मुश्किल नाम है, इतना लंबा नाम। खला में सबसे पहला मुसलमान सऊदी अरब का शहजादा सुल्तान सलमानुल सऊद थे। इंसानी दिल की मुंतकली का जो सबसे पहला ऑपरेशन किया वो डॉक्टर बर्नार्ड क्रिश्चियन ने किया। खला में जो सबसे पहला जानवर भेजा गया वो रूसियों की तरफ से भेजी हुई एक बिच थी जिसका नाम लाइका था। दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा खुश्की का जो कहलाता है, जो खुश्की का सबसे बड़ा परिंदा है वो शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग ये एक ऐसा परिंदा है जिसके पर होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता। दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा समंदरी परिंदा है जिसका नाम अल्बात्रोस है। और सबसे ज्यादा कारें बनाने का हामिल मुल्क जो है वो जापान है। सबसे ज्यादा कागज तैयार करने का हामिल मुल्क जिसे कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा कागज बनाता है, वो अमेरिका। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अहम कौमी बैनुल अक़वामी मालूमात या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा तेल का टैंक आर्मको है, ये सऊदी अरब में मौजूद है, जिसमें जो है तेल जो है वो जखीरा किया जाता है। ये आर्मको सऊदी अरब का सिटी का नाम है, ये उसमें मौजूद है। दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला लंबा एंड्स जनूबी अमेरिका है। दुनिया में सबसे बड़ा तेल का इलाका गवार, ये भी सऊदी अरब में है। दुनिया में सबसे बड़ा जानवर खुश्की का वो हाथी है। दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है। सबसे ज्यादा जोहरी तवानाई का हामिल मुल्क जो है वो अमेरिका। पहली खातून कोहपैमा जिसने माउंट एवरेस्ट को 7 मरतबा सर किया, ये नेपाली को हमालिया कुपा शेरपा हैं। सबसे बुलंद शाहराह कराक्रम रेशम पाकिस्तान जो कि 4786 मीटर लंबी है। सबसे बुलंद टावर कैनेडियन नेशनल टावर
टोरंटो कनाडा। बुलंदी इसकी जो है वो 18 से 1815 फीट है। दुनिया में सबसे बड़ा जानवर, खुशकी गई दोबारा रिपीट हो गया, ये हाथी है। दुनिया में सबसे बड़ा, ये भी रिपीट हो गया, ये ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा जजीरा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन वो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा नुमा जो है वो क्या है? ये जजीरा नुमा अरब है। दुनिया में सबसे बड़ा जनाजा इस्लामी दुनिया का वो मिस्र के सदर का जनाजा था, जमाल अब्दुल नासिर का, जिसमें कई हजारों लोगों ने जो है वो शिरकत की। दुनिया में सबसे बड़ा जंगल सनोबर के वसी जंगलात, शुमाली रूस। दुनिया में सबसे बड़ा जंगी जहाज या जो है वो है यामाटो मुसाशी, ये जहाज का नाम है, जंगी जहाज का। दुनिया में सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है एटोशा नेशनल पार्क, ये है जी नामीबिया में। सबसे बुलंद टावर जो है वो कैनेडियन नेशनल टावर, टोरंटो कनाडा, बुलंदी 1815 फीट, ये भी दोबारा रिपीट हो गया है। सबसे बुलंद मुजस्मा जो है वो कांसी का बना हुआ गौतम बुद्ध का मुजस्मा है, जो जापान में रखा गया है, जापान में मौजूद है। ये सबसे बड़ा मुजस्मा है, कांसी से बना हुआ। सबसे बुलंद मंदिर जो है वो है रोंगबक मंदिर। और सबसे बड़ा खेल जो है वो ओलंपिक खेल है। सबसे बुलंद आबशार साल्टो एंजल, ये सबसे बुलंद आबशार है, चश्मा जिसे कहते हैं। सबसे ज्यादा मोटर गाड़ियां तैयार करने वाला, ये भी रिपीट हो गया, जापान है। अच्छा जी, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम की पैदावार और पैदावार का हामिल जो है वो क्या है, यानी एल्युमिनियम जो है वो कहाँ से ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पर मौजूद है? तो ये चीन में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जी, गोमल डैम दरिया गोमल पर डेरा इस्माइल खान में वाक़ है। इर्ल समंदर सेंट्रल एशिया में और चारों तरफ खुशकी से घिरा हुआ है। आसमान डैम मिस्र में है। मीरानी डैम दरियाए दश्त पर सूबे बलूचिस्तान में वाक़ है। सितारे दिन में इसलिए नजर नहीं आते कि सूरज की रोशनी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि सितारे रात के वक्त मौजूद नहीं होते, दिन के वक्त मौजूद नहीं होते, वो मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो हमें नजर नहीं आते। नेक्स्ट है जी, सिंगापुर के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? तो सिंगापुर है। कोहिनूर सबसे पुराना और बड़ा हीरा है। कोहिनूर ये सबसे पहले मुगल हुक्मरान बाबर को 1526 में हिंदुस्तान में पेश किया गया था। बाद में ये मलका विक्टोरिया को 1850 में पेश किया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला चीन में पैदा होता है। फैज अहमद फैज पाकिस्तानी शायर हैं जिन्हें रूसी अवार्ड लेनिन प्राइज 1962 में मिला। अल्लामा इकबाल की नज्म तुलुए इस्लाम बांगे दरा बुक जो है अल्लामा इकबाल की, ये नज्म उसमें मौजूद है। शिकवा और जवाब शिकवा जैसी मशहूर नज़में अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा में है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान का वो वाहिद जिला है जिसकी सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं। अवामी शायर का लक़ब किसका है? तो ये अवामी शायर का लक़ब नज़ीर अकबर आबादी का है। ये अवाम के शायर इनको कहा जाता है। मस्जिद महाबत खान पेशावर में सरहद में वाक़ है। हिंदू साद बेला कॉम्प्लेक्स सक्कर सिंध में वाक़ है। सबसे बड़ी कबायली एजेंसी का नाम जनूबी वज़ीरिस्तान। मुगल बादशाह बाबर दफन है काबुल में। मलिका तरन्नुम नूरजहान पैदा हुई कसूर में। तो अब जो है ये पंजाब के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन थी, उनका महल वकूअ और उनके कंप्लीट थोड़ा सा पहले भी मैंने डिस्कस किया था, इसमें भी तफसील से। टाइम वैसे शॉर्ट है, जितना हो सकता है मैं इसको कवर करवाती हूँ, बाकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दिया जाएगा, उसमें आप जरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और कुछ समझ ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। पंजाब जो है हमारे 4 सूबों में से पाकिस्तान के एक सूबा है और इसका कैपिटल लाहौर है। इसका एरिया जो है वो 205344 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वो 1 जुलाई 1970 में हुई। इसके चीफ मिनिस्टर जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो सरदार उस्मान खान बुज़दार हैं। इसके गवर्नर जो है करंट गवर्नर वो चौधरी मोहम्मद सरवर हैं। इनके स्पीकर जो है चौधरी परवेज इलाही हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो दोस्त मजारी। लार्जेस्ट सिटी जो है वो ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी है लाहौर। इसके जो टोटल डिवीजन है वो 9 हैं और इसके जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं अजला जो है वो 36 हैं। इसकी तहसीलें जो हैं वो 127 हैं। इसकी जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो 76
2 हैं। मेन लैंग्वेजेस जो इसमें हैं पंजाबी, सराइकी, उर्दू और पटवारी बोली जाती है। अगर हम पॉपुलेशन की बात कर लें 2017 में, तो टोटल पॉपुलेशन जो 2017 की थी वो 111,20422 थी। डेंसिटी जो इसकी है वो है 397 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम इसका लिटरेसी रेट देख लें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो पंजाब का है, 60.7% लिटरेसी रेट जो है पंजाब का, यानी ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो पंजाब में पाए जाते हैं। सीट्स इन नेशनल असेंबली में पंजाब की जो सीट्स हैं वो 183 हैं। सीट्स इन प्रोविंशियल असेंबली में वो 371 है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। ये आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान एट 79.21। इसका लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान में, पंजाब में हाईएस्ट है, वो है 79.21%। 7 लैंग्वेज आर स्पोकन इन पंजाब। 7 ज़बानें बोली जाती हैं पंजाब में। महाजरी है, सराइकी है, हिंदको है, उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, पश्तो, बलोची और अरबिक भी बोली जाती है। पंजाब इज डिवाइडेड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग 79,284 स्क्वायर माइल्स। ये जो है तकसीम किया गया है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो कवर कर रहा है रकबा जो कवर हो रहा है वो 79,284 स्क्वायर मील्स का हो रहा है। The Badshai Mosque and Shalimar Garden from the region of the Mughals from 1525-1739 are located in Lahore, Punjab. ये जो शालीमार बाग बनाया गया ये मुगल खानदान के दौर से जो है शुरू हुआ, 1524 से 1739 तक। बाद शालीमार बाग बनाया गया, उसके बाद बादशाही मस्जिद भी जो है वो पंजाब में मौजूद है। Kyoda salt mine is the world's second largest salt mine and it is located near Islamabad, Punjab. जो क्योड़ा की कान है वो भी दुनिया की सेकंड बड़ी, यानी दूसरी बड़ी कान जो है वो भी पंजाब में है और ये इस्लामाबाद के नजदीक है। टाइम एंड हो गया है इसमें, बाकी इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर उसमें हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं, उनका एरिया है, उसमें कितनी पॉपुलेशन थी 1998 में, और अगर हम उसको कंपेयर करें तो 2017 में अब उसकी कितनी है, तो ये जो है सारा इसमें मौजूद है। ये मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। ये सारा पूरे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन हैं सारे उसकी एरियाज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर पॉपुलेशन 1998 से लेकर 2017 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है मैं सेंड कर देती हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उसका आंसर करूं। थैंक यू सो मच। जी मिस रगीना।